फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 241 शादी का तोहफा। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 241 शादी का उपहार। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नहाने के बाद जूलिया और आदित्य खाने की मेज पर आए। नमस्कार युवा मास्टर। गुड आफ्टरनून वॉटसन। आज तुम थके हुए लग रहे हो। ऐसा लगता है कि तुमने अभी तक आराम नहीं किया है। वॉटसन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह थकावट के कारण गिर जाएगा। आप आराम कर सकते हैं। आदित्य नहीं चाहता था कि उसका पसंदीदा बटलर और उसका कार्यवाहक प्रधानमंत्री अत्यधिक काम के कारण मर जाए। धन्यवाद। वॉटसन आखिरकार छुट्टी पाकर बहुत खुश था। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना वॉटसन वहां से चला गया और कुछ देर सोने के लिए अपने बेडरूम में वापस चला गया। वॉटसन के जाने के बाद आदित्य ने खाने की मेज पर बैठे बाकी लोगों की ओर देखा। वॉटसन के अलावा एलिसिया और रिया थीं। लियो और उसकी छोटी बहन गायब थे। मुझे लगता है कि वह अपनी छोटी बहन को बाहर ले गया है। जहां तक आदित्य के सेनापति का सवाल है, उनमें से हर एक को अलग अलग कार्य सौंपे गए थे जो वे वर्तमान में कर रहे थे। उसके सभी सेनापति पूरे दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य में फैले हुए थे। शुभ दोपहर एलिसिया, रिया। शुभ दोपहर प्रिय। गुड आफ्टरनून आदित्य। आदित्य को महसूस हो रहा था कि एलिसिया उदास है। उसे क्यों लगा कि वही इसका कारण है। क्या तुम दोनों ने लंच कर लिया है? आदित्य ने मुख्य सीट पर बैठते हुए पूछा। नहीं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। एलिसिया थोड़ा नाराज लग रही थी। इस बीच जूलिया एलिसिया की प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुराए। महिलाओं, आपको उन नियमों का सम्मान करना होगा जिन पर हम सभी सहमत थे। इथरियल साम्राज्य की राजकुमारी आदित्य के साथ सोने वाली पहली महिला बनना चाहती होगी ताकि वह उसका कौमार्य छीन सके। दुर्भाग्य से जूलिया को पहला स्थान पाने का पूरा अधिकार था। जिस दिन आदित्य ने दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के साथ आक्रमण शुरू किया, तीनों देवियां बैठ गईं और एक लंबी निजी चर्चा की। इस चर्चा में जूलिया ने आधिकारिक तौर पर एक नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। एलिसिया दूसरे स्थान पर थी जबकि रिया तीसरे स्थान पर थी। भले ही एलिसिया या रिया को यह विचार पसंद न आया हो, लेकिन अंत में उन्हें जूलिया को आदित्य की वर्जिनिटी लेने देने के लिए सहमत होना पड़ा। हम किस नियम की बात कर रहे हैं? आदित्य ने उत्सुकता भरी निगाह से पूछा। यह एक रहस्य है, तीनों ने एक साथ उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है। आदित्य ने देखा कि उसकी तीनों पत्नियां एक दूसरे के करीब आ गई हैं। ऐसा लगता है कि महिलाओं ने आपस में गहराई से बातचीत की और आखिरकार एक समझौते पर पहुंच गईं। ये देखकर आदित्य निस्संदेह बहुत खुश है। आदित्य नहीं चाहता था कि उनमें से कोई भी आपस में लड़े और इस हद तक पहुंच जाए कि कोई एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाए। इससे भविष्य में आदित्य के लिए एक निश्चित समस्या पैदा हो जाएगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रतीक्षा करते समय कुछ नौकरानियां कई व्यंजन लेकर आईं। हालांकि रईसों को ज्यादातर दोपहर के भोजन में स्टेक खाना पसंद था, लेकिन आदित्य को चावल के साथ कुछ खाना पसंद था। आदित्य अपने पिछले जन्म में एक एशियाई था, इसलिए वह अपने हर भोजन के साथ चावल खाने की आदत से छुटकारा नहीं पा सका। हर दोपहर के भोजन में सिर्फ स्टेक खाना उसके लिए बहुत ज्यादा मिलावटी और बेस्वाद था। हालांकि उसे यह स्वीकार करना होगा कि इस दुनिया में जादुई जानवरों का मांस 10 गुना या यहाँ तक कि 100 गुना ज्यादा स्वादिष्ट होता है। आदित्य ने यह भी सुना है कि 5वें क्रम के जादुई जानवर का मांस सबसे महंगा और सबसे स्वादिष्ट होता है। वैसे आदित्य, क्या तुम्हें मेरे भाई की शादी के बारे में याद है? आदित्य जो खाना शुरू करने ही वाला था, एलिसिया की बातें सुनकर ठिठक गया। वह नोहा की शादी के बारे में कैसे भूल सकता था? आदित्य इस हफ्ते इतना व्यस्त था कि वह भूल ही गया कि उसे नोहा की शादी में जाना है। आदित्य के हाथ से कांटा गिर गया। एलिसिया, तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? आदित्य को इस महत्वपूर्ण अवसर पर चूकने का अफसोस हुआ। हालांकि आदित्य नोहा को जानता था और एलिसिया की वजह से उसके करीब आया था। आदित्य और नोहा लगभग दोस्त बन गए, खासकर तब जब उन्होंने एक साथ जो अनुभव किया। तो तुम्हें मेरे भाई की शादी की परवाह है? एलिसिया ने नाक भान सिकोड़ी। अंदर ही अंदर वह उसे इस तरह की प्रतिक्रिया करते देख खुश थी। इससे पता चलता है कि आदित्य को उसके परिवार की परवाह थी। वह सिर्फ उसे खुश करने के लिए उसके परिवार की परवाह करने का नाटक नहीं कर रहा था। सांस, मुझे खेद है। ठीक है, मैं नूह की शादी में शामिल होने की योजना बना रहा था, लेकिन महान ऋषि सांप की उपस्थिति और सफ़ेद ड्रैगन राजा की मृत्यु ने बहुत सी चीज़ें बदल दीं। इन कारकों के कारण मुझे अपनी योजनाओं को भी तेज करना पड़ा और दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य पर आक्रमण शुरू करना पड़ा, जितना मैंने शुरू में उम्मीद की थी उससे कहीं पहले। आदित्य को लगा कि उसे नूह और पूरे ऑस्बर्न परिवार से इस तरह के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल न होने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। आदित्य को एलिसिया के परिवार की इतनी परवाह करने का एक और कारण यह है कि उसने एलिसिया को दूसरी पत्नी बनाने का मन बना लिया था। उसने उसके लिए अपनी भावनाओं की पुष्टि की थी। देवी भी उससे बेइंतहा प्यार करती थी। एलिसिया भी उसे जूलिया के साथ साझा करने के लिए तैयार थी। एक पुरुष के रूप में आदित्य और क्या मांग सकता है? आदित्य जानता है कि जूलिया, एलिसिया और रिया सभी बेहतर की हकदार हैं।
उसके साथ साझा करने के लिए सहमत होने का मतलब था कि वह उनके साथ जितना समय बिता पाएगा वह कम हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद वे सभी उसे साझा करने के लिए सहमत हो गईं। आदित्य अपनी पत्नी के परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना चाहता था। कम से कम वह अपनी तरफ से पूरा खर्च तो देना चाहता था। वह नहीं चाहता कि उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाए जो परवाह नहीं करता। साथ ही एलिसिया का परिवार उसके प्रति बहुत दयालु रहा है। पूरा ऑसबर्न परिवार उसे अपने बेटे की तरह मानता था। आदित्य उनकी उम्मीदों को कैसे धोखा दे सकता है? एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसका कभी परिवार नहीं रहा या जिसे माता पिता का ज्यादा प्यार नहीं मिला, आदित्य ने ऑसबर्न परिवार से मिले प्यार और गर्मजोशी की कद्र की। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैंने अपने पिता को तुम्हारी स्थिति के बारे में बता दिया है। अंत में पिता ने शादी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। शादी जो कुछ दिन पहले होनी थी उसे कल के लिए टाल दिया गया है। एलिसिया ने अपनी बातें सुनकर आदित्य की आंखों में चमक देखकर मुस्कुराए। वास्तव में हाँ, अगर मेरे पिता ने शादी की तारीख आगे नहीं बढ़ाई होती तो भी मेरा परिवार मेरे पिता को ऐसा करने के लिए मजबूर करता। इस बीच जूलिया ने खाना शुरू कर दिया। वह उनकी बातचीत सुन रही थी लेकिन उसे बीच में टोकने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पिछली रात आदित्य ने जो भारी व्यायाम करवाया था उसके बाद देवी को बहुत भूख लग रही थी। उस पागलपन भरी लड़ाई को याद करके देवी खुद को शर्माने से नहीं रोक पाए। प्रकृति की देवी रिया एलिसिया और आदित्य की बातचीत को बहुत गंभीरता से सुन रही थी। उनकी बातचीत सुनकर एल्फ देवी थोड़ी ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। मुझे इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए था। मुझे आदित्य से संपर्क करना चाहिए था और बहुत पहले ही उसके लिए कदम उठाना चाहिए था। अब एल्फ देवी को थोड़ा पहले कदम न उठाने का पछतावा हो रहा था। अगर उसने ऐसा किया होता तो वह एलिसिया की स्थिति में होती। जब जूलिया, एलिसिया और रिया तीनों की वह महत्वपूर्ण मीटिंग थी। जूलिया की बातों से रिया को अंदाजा हो गया था कि जूलिया आदित्य के साथ कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है। आमतौर पर जूलिया ऐसा कुछ नहीं करती क्योंकि वह इस तरह के मामलों में बहुत शर्मीली थी। लेकिन दो नई देवियों के सामने आने से जूलिया को ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा। पिछली रात जब आदित्य और जूलिया अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे तब कई बार रिया का मन हुआ कि वह उनके बीच घुस जाए। लेकिन वह जानती थी कि ऐसा करने से कई महत्वपूर्ण चीजें बर्बाद हो जाएंगी। हालांकि रिया बचपन से ही आदित्य की दीवानी थी लेकिन उसे इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि आदित्य की उसके अलावा 6 और पत्नियां होंगी। इसलिए उसने वर्षों से अपनी इच्छाओं पर काबू रखना सीख लिया था। कल रात भी उसने अपने मन को विचलित रखने की कोशिश करके अपनी इच्छाओं पर काबू पाया। हालांकि ध्यान भटकाने वाला हिस्सा काम नहीं आया क्योंकि उसका मन लगातार आदित्य के बारे में सोच रहा था। इससे पहले कि कोई और दुष्ट उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश करे, मुझे अपने प्रिय पर हमला कर देना चाहिए। रिया पहले ही जूलिया से अपना पहला स्थान खो चुकी थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई और उसका तीसरा स्थान ले ले। रिया के मन में क्या चल रहा था यह कोई नहीं जानता था। जब से आदित्य डाइनिंग टेबल पर आया है, प्रकृति देवी ने उसे देखना बंद नहीं किया है। यहाँ तक कि जब एलिसिया या आदित्य के अलावा कोई और बोलता है तो उसकी नज़र हमेशा उसके चेहरे पर ही रहती है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी चीज़ को देखने के लिए अपनी आंखें नहीं हिला सकती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो शादी कल है। एलिसिया, नूह को शादी के तोहफे में क्या देना चाहिए? आदित्य हमेशा से ही तोहफे चुनने में बहुत खराब रहा है। अगर नूह की छोटी बहन उसे कुछ सुझाव या आइडिया दे तो वह घंटों बचा सकता है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ये तय करने में थोड़ा समय लगा कि मैं अपने भाई की शादी में उसे क्या उपहार दूंगी। मैंने उसे फ्लेम क्लोक उपहार में देने का फैसला किया है। फ्लेम क्लोक, इसके नाम से मैं काफ़ी हद तक समझ सकता हूँ कि यह अग्नि प्रकृति से संबंधित एक कलाकृति है। लेकिन यह वास्तव में क्या करता है? यहाँ तक कि रिया और जूलिया भी इसमें दिलचस्पी लेने लगीं। फ्लेम क्लोक को चौथे क्रम के उग्र बाघ की खाल से बनाया गया था। बाद में एक पेशेवर ने क्लोक में जादू जोड़ा जिससे इसे अग्नि प्रकृति के गुण मिले। फ्लेम क्लोक उपयोगकर्ता को किसी भी चौथे क्रम द्वारा किए गए अग्नि प्रकार के हमलों या मंत्रों के लिए 20% प्रतिरोध देता है। किसी भी तीसरे क्रम द्वारा हमला किए जाने पर प्रतिरोध प्रतिशत 2 गुना हो जाता है। फ्लेम क्लोक अस्थायी रूप से ऊष्मा ऊर्जा को संग्रहित कर सकता है, फिर इसे हमले के रूप में जारी कर सकता है। दिलचस्प, क्या होगा यदि चौथे क्रम के कई साधक अग्नि प्रकार के मंत्रों के साथ नूह पर हमला करें? संभवतः फ्लेम क्लोक सभी हमलों को एक साथ संभालने में सक्षम नहीं होगा। यहाँ तक कि एलिसिया भी थोड़ी अनिश्चित दिख रही थी। मैं समझ गया, फिर मैं नूह को भी एक कलाकृति उपहार में दूंगा। आदित्य को अभी भी ब्लैक ड्रैगन किंग की स्टोरेज रिंग की जांच करनी थी। उसे यकीन था कि सफ़ेद ड्रैगन किंग की तरह ही ब्लैक ड्रैगन किंग की स्टोरेज रिंग भी खजानों और दुर्लभ चीज़ों से भरी होगी। आदित्य, मुझे लगता है कि कल हमें तुम्हारे बारे में अपने माता पिता को बता देना चाहिए। इससे पहले एलिसिया सिर्फ आदित्य की गर्लफ्रेंड होने का दिखावा करती थी। किसने सोचा होगा कि उसके मन में इस आदमी के लिए सच्ची भावनाएं पैदा हो जाएंगी। अब जब आदित्य ने उसकी भावनाओं को स्वीकार कर लिया है तो एलिसिया अपने परिवार से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। ठीक है, आदित्य को भी लगा कि उन्हें उसके परिवार को सच बताना चाहिए। उन्हें उसकी पृष्ठभूमि जानने का हक है। आदित्य, क्या तुम केन नाम के एक आदमी को जानते हो? कुछ दिन पहले वह मुझे ढूंढते हुए राजधानी आया था।
हर दिन 1 लाख से ज़्यादा लोग प्रकृति की देवी से मिलने आते हैं। रिया हर किसी से यूं ही नहीं मिल सकती। अगर भूतपूर्व स्काईलाइन किंग ने अपनी नौकरानियों को यह न बताया होता कि उसे आदित्य ने यहाँ भेजा है, तो वह किन को भगा देती। आप कह सकते हैं कि वह मेरा परिचित है। क्या आपने उसे ठीक किया? आदित्य ने दिल से उम्मीद जताई कि केन और उसका परिवार एक अच्छा और शांतिपूर्ण जीवन जिएगा। उसकी बीमारी का इलाज करना बहुत आसान था। रिया जैसे किसी व्यक्ति के लिए इस तरह की बीमारी का इलाज करना बहुत आसान है। धन्यवाद प्रिय, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहती हो तो मुझे डेट पर क्यों नहीं ले जाती। रिया जानती थी कि दूसरों से आगे निकलने के लिए उसे हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। उसे लग रहा था कि आदित्य उसे मना नहीं करेगा क्योंकि उसने उसके दोस्त को ठीक कर दिया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ रिया, लेकिन अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस पूरे महीने मुझे कोई भी खाली दिन मिलेगा। एक साम्राज्य पर कब्जा करने में सिर्फ आक्रमण से कहीं ज़्यादा शामिल है। आदित्य को दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य की रक्षा को मजबूत करना है। उसे नए रईसों को भी नियुक्त करना है जो उसके नए क्षेत्र की देखभाल करेंगे। उसे चीज़ों को सुलझाना है और काले ड्रैगन राजा के सभी गुप्त वफादार लोगों को खत्म करना है। आदित्य को कानून बदलने हैं, नई नीतियां लानी हैं, अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए योजनाएं शुरू करनी हैं और अंत में आपराधिक गतिविधियों को कम करना है और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। ओह, रिया का मूड उत्साह से उदास और अवसादग्रस्त हो गया। लेकिन आज मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 242 ड्रैगन पैलेस आए। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 242 ड्रैगन पैलेस आए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरे साथ आओ, मुझे तुम सबको कुछ बहुत ज़रूरी दिखाना है। जूलिया, एलिसिया और रिया सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि आदित्य उन्हें क्या दिखाना चाहता था। आप हमें क्या दिखाना चाहते हैं? जूलिया ने पूछा। बस मेरे साथ आओ। आदित्य और बाकी लोग एज्योर शहर के बाहर गाड़ी में सवार हो गए। एज्योर शहर के बाहर यात्रा करते समय आदित्य ने कुछ नहीं कहा। वह चुप रहा और पूरे समय अपनी आंखें बंद रखी। इससे लड़कियों की उलझन और बढ़ गई। डिंग। वर्तमान में 2 आवश्यकताएं हैं जिन्हें मेजबान को सच्चा ड्रैगन सम्राट बनने के अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए पूरा करने की आवश्यकता है। 1. मेजबान के क्षेत्र को 500,000 वर्ग किमी के क्षेत्र में विस्तारित करें। 1,73,000 वर्ग किलोमीटर 5 लाख वर्ग किलोमीटर। 2. पौराणिक ड्रैगन पैलेस बनाने के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा करें। आवश्यक सामग्री 100 टन सोना, 50 टन चांदी, 50,000 स्पिरिट स्टोन, 100 टन परिष्कृत लोहा। उत्परिवर्ती अग्नि चींटियों की रानी स्कारलेट द्वारा छोड़ी गई चीज़ों से अंतरिक्ष में यात्रा करते समय उसे जो संसाधन प्राप्त हुए, इन ग्रुप के सदस्यों और ब्लैक टूम लीग के एक कोर ग्रुप सदस्य के भंडारण रिंग से उसे जो संसाधन मिले, ब्लैक ड्रैगन राजा के भंडारण रिंग से उसे जो संसाधन मिले, और दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के खजाने में आदित्य को जो संसाधन मिले, इन सब से आदित्य अंततः ड्रैगन पैलेस बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने में कामयाब हो गया था। अभी उसके पास 100 टन से ज़्यादा सोना, 50 टन चांदी, 50,000 स्पिरिट स्टोन और 100 टन रिफाइंड लोहा था। आदित्य ने इन सभी चीज़ों को एक अलग स्टोरेज रिंग में इकट्ठा कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गाड़ी में लगभग 30 मिनट की सवारी के बाद वे शहर से बाहर निकल गए। आदित्य ने ड्रैगन पैलेस बनाने के लिए एक दूरस्थ स्थान चुनने का फैसला किया। ये स्थान राजधानी से बहुत दूर नहीं होना चाहिए। वह नहीं चाहता था कि जनता ड्रैगन पैलेस के निर्माण को देखे। गाड़ी आखिरकार एज्योर शहर से 5 किलोमीटर दूर रुकी। गाड़ी से उतरकर लड़कियों ने खुद को जंगल में पाया। यह ऊंचे पेड़ों वाला एक पहाड़ी इलाका था। तुम लड़कियां यहीं रुको और शो का मजा लो। उसकी पीठ पर 2 जोड़ी लाल ड्रैगन के पंख दिखाई दिए। आदित्य हवा में उड़ गया। आसमान से 150 मीटर ऊपर उड़ने के बाद उसने उड़ना बंद कर दिया। डिंग। सिस्टम ने पता लगाया है कि होस्ट ने ड्रैगन पैलेस बनाने के लिए ज़रूरी सभी सामग्रियां एकत्र कर ली हैं। कृपया ड्रैगन पैलेस बनाने के लिए कोई स्थान चुनें। आदित्य ने इस स्थान को इसलिए चुना क्योंकि यह स्थान बहुत ही दूरस्थ था और एज्योर शहर से भी बहुत दूर नहीं था। एक बार जब आदित्य 4 सितारा रन मास्टर बन जाता है तो वह ड्रैगन पैलेस को जनता से छिपाने के लिए एक रन सरणी बना सकता है। 5वें क्रम की साधना से नीचे का कोई भी व्यक्ति ड्रैगन पैलेस को देख या महसूस नहीं कर पाएगा। डिंग। ड्रैगन महल का स्थान चुन लिया गया है। अब सिस्टम द्वारा लेवल 1 ड्रैगन महल बनाया जाएगा। जूलिया, एलिसिया और रिया ने देखा कि आसमान काला पड़ रहा है। उनके सिर पर काले बादल छाने लगे। आसमान में लाल बिजली चमकने लगी, जिससे तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ें आने लगीं। इससे लोगों को लगा कि मानो स्वर्ग गरज रहा है।
पहाड़ों और पेड़ों पर जमी सफ़ेद बर्फ हिलने लगी। वहां देखो, रिया और अन्य लोगों ने पहाड़ पर एक लाल रंग का विशालकाय जादुई घेरा देखा। लाल रंग का जादुई घेरा 1000 मीटर से भी बड़ा लग रहा था। घेरा इतना बड़ा था कि रिया, जूलिया, एलिसिया और गाड़ी के ड्राइवर को पीछे हटना पड़ा। पीछे हटते समय लड़कियों ने देखा कि आदित्य हिल नहीं रहा था। वह हवा में स्थिर खड़ा था, वह जादुई घेरे के केंद्र में था। उसी समय आदित्य को लगा कि उसके स्टोरेज रिंग में मौजूद सारी सामग्री गायब हो गई है। एक सेकंड बाद आसपास से बहुत ज्यादा मात्रा में मन इकट्ठा होने लगा। लाल रंग का जादुई घेरा आसपास से बहुत ज्यादा मात्रा में मन इकट्ठा करने लगा। इससे एजियोर शहर में बहुत हलचल मच गई, जो सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। एजियोर शहर के लोगों ने इस बदलाव को महसूस किया और वे घबरा गए। इस बीच एजियोर शहर में या लाल जादू के घेरे के 10 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी तीसरे और चौथे क्रम के साधकों ने इस असामान्यता को महसूस किया। हर किसी का ध्यान जादू के घेरे की दिशा पर केंद्रित था। प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षण ले रहे ड्रैगनियनों ने अपना काम रोक दिया। शहर के सभी ड्रैगनियनों ने अपना ध्यान लाल जादू के घेरे की ओर लगाया। उस समय शहर के हर ड्रैगनियन को पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उनकी सहज बुद्धि ने उन्हें ड्रैगन पैलेस के पास जाने के लिए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बिना समय बर्बाद किए, चाहे वे कितना भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हों, सभी ड्रैगनियन एजियोर शहर से बाहर निकलने लगे। रिया, जूलिया और एलिसिया ने महसूस किया कि बहुत मजबूत आभा उनकी दिशा में आ रही है। इस बीच 1000 मीटर के बड़े लाल जादू के घेरे ने घेरे के भीतर के सभी पेड़ों को नष्ट कर दिया और सारी सफ़ेद बर्फ को पिघलाकर वाष्पित कर दिया। 1000 मीटर के दायरे में आने वाला पूरा पहाड़ साफ हो गया। हर बीतते सेकंड के साथ जादू के घेरे पर चमक बढ़ने लगी। चमक इतनी बढ़ गई कि जूलिया और एलिसिया जैसे तीसरे क्रम के साधकों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ रही थी या दूसरी तरफ देखना पड़ रहा था। हालांकि 5वें क्रम के साधक के रूप में रिया देखती रहने में सक्षम थी। वह जादू के घेरे के भीतर होने वाले बदलावों को देखने में सक्षम थी। लेडी जूलिया, यहाँ क्या हो रहा है? सैकड़ों ड्रैगनियन जूलिया, रिया और एलिसिया के पीछे उड़कर उतरे। चूंकि ड्रैगनियन जानते थे कि जूलिया कौन है, इसलिए उन्होंने उससे पूछा, एलिसिया और रिया कौन है? इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आदित्य इस विशाल जादुई घेरे के लिए जिम्मेदार है। रिया ने जमीन से 2 विशाल धातु के दरवाजे निकलते देखे। ये 2 धातु के दरवाजे प्रवेश द्वार थे। एक उत्तर दिशा में स्थित था और दूसरा दक्षिण दिशा में स्थित था। 2 बड़े दरवाजे दिखाई देने के बाद जादुई घेरे से 50 मीटर ऊंची विशाल लोहे की दीवारें दिखाई देने लगीं, जिन पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। लोहे की दीवारें 2 विशाल दरवाजों के साथ एक घेरा बनाने लगीं। 1 मिनट के भीतर लाल रंग का पूरा 1000 मीटर का जादुई घेरा 50 मीटर ऊंची लोहे की दीवारों के भीतर आ गया। लोहे की दीवारें दक्षिणी और उत्तरी प्रवेश द्वारों को जोड़ती थीं और एक आदर्श घेरा बनाती थीं। उसके बाद लोहे की एक परत जमीन को ढकने लगी। इस बीच इस जादुई घेरे से आने वाली तेज आभा ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अब तक एजियोर शहर के पास दूसरे शहरों में रहने वाले ड्रैगनियन भी इसे भांप चुके थे और इस दिशा में उड़ रहे थे। 100 किलोमीटर की सीमा के भीतर सभी चौथे क्रम के साधक इसे भांप चुके थे और अब ये देखने के लिए आ रहे थे कि क्या हो रहा है। इस बीच आदित्य को सिस्टम से कई संदेश मिल रहे थे। उसने आधिकारिक तौर पर ड्रैगन सम्राट बनने की दिशा में पहला कदम उठाया था। अब आदित्य ड्रैगन सम्राट था। जब ड्रैगन महल बनाया जा रहा था, आदित्य को अपनी शक्ति बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह इस जादुई घेरे के अंदर है जो उसके आंकड़ों और शक्तियों को बढ़ा रहा था। अभी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अजेय हो गया हो। आदित्य को लगा कि वह इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। उसे लगा कि वह किसी को भी हरा सकता है। अगले ही पल प्रकृति की देवी ने इस भूमि में हो रहे बदलावों को महसूस किया। ये जादुई घेरा सिर्फ इस जादुई घेरे को बनाने से कहीं ज्यादा काम कर रहा था। प्रकृति की देवी के रूप में रिया का जन्म ये बताने की शक्ति के साथ हुआ था कि किसी ने भूमि पर श्राप दिया है या भूमि को किसी ने आशीर्वाद दिया है। वास्तव में देवी के रूप में रिया के पास खुद भूमि के एक निश्चित क्षेत्र को आशीर्वाद देने की शक्ति थी। उसके आशीर्वाद से एक क्षेत्र में पौधों और पेड़ों की वृद्धि बढ़ जाएगी, भूमि अधिक उपजाऊ हो जाएगी और फसलें अधिक भोजन पैदा करेंगी। रिया के पास बंजर भूमि को इस ग्रह की सबसे उपजाऊ भूमि में बदलने की शक्ति थी। अभी देवी को लग रहा था कि इस भूमि का स्वामित्व किसी को दे दिया गया है। पूरे इस्तारिन साम्राज्य का क्षेत्र धन्य हो गया था। डिंग, चूंकि मेजबान ने अपने क्षेत्र में ड्रैगन पैलेस का निर्माण शुरू कर दिया है, मेजबान को एक सहज कौशल प्राप्त करने के लिए बधाई। मेजबान ने ड्रैगन ट्रांसफर नामक एक नया कौशल प्राप्त किया है। इस कौशल का उपयोग करके मेजबान के किसी भी ड्रैगनियन या ड्रैगन योद्धा के साथ स्थान बदलने में सक्षम होगा। डिंग, चूंकि मेजबान ने अपने क्षेत्र में ड्रैगन पैलेस का निर्माण शुरू कर दिया है, मेजबान को एक सहज कौशल प्राप्त करने के लिए बधाई। मेजबान ने एक नया कौशल प्राप्त किया है जिसका नाम है योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं।
मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। मैं एक लंबा अध्याय लिखना चाहता था लेकिन मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम करना है। मैं इस क्रिसमस पर एक बड़े पैमाने पर रिलीज करने की योजना बना रहा हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 243 ड्रैगन पैलेस 2 प्राची गौरव। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 243 ड्रैगन पैलेस 2 प्राची गौरव। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डिंग चून की मेज़बान ने अपने क्षेत्र में ड्रैगन पैलेस का निर्माण शुरू कर दिया है। मेज़बान को एक सहज कौशल प्राप्त करने के लिए बधाई। मेज़बान ने ड्रैगन ट्रांसफर नामक एक नया कौशल प्राप्त किया है। इस कौशल का उपयोग करके मेज़बान के किसी भी ड्रैगनियन या ड्रैगन योद्धा के साथ स्थान बदलने में सक्षम होगा। डिंग चून की मेज़बान ने अपने क्षेत्र में ड्रैगन पैलेस का निर्माण शुरू कर दिया है। मेज़बान को एक सहज कौशल प्राप्त करने के लिए बधाई। मेज़बान ने ड्रैगन सम्राट के डोमेन नामक एक नया कौशल प्राप्त किया है। आदित्य को लगा कि उसके दिमाग में नई जानकारी भर दी गई है। उसे समझ आ गया कि ये दोनों कौशल कैसे काम करते हैं। जब तक उसका दिमाग नई जानकारी को संसाधित करने में कामयाब हुआ, ड्रैगन पैलेस बनकर तैयार हो गया। अब आदित्य के नीचे एक सुनहरा महल था जो 500 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। 14 विशाल गोल मीनारें इस महल के सबसे कमजोर बिंदुओं की रक्षा करती हैं और लोहे से बनी बड़ी मजबूत दीवारों से जुड़ी हुई हैं और दीवारों पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। दीवारों के चारों ओर काफी सममित पैटर्न में कच्ची खिड़कियां बिखरी हुई हैं, साथ ही तीरंदाजों और तोपखाने के लिए विशाल खंभे भी हैं। ड्रैगन पैलेस इतना विशाल था कि 500 से 700 से ज्यादा लोग महल में रह सकते थे। पूरा ड्रैगन पैलेस एक रक्षात्मक गुंबद से सुरक्षित था जो पूरे ड्रैगन पैलेस और यहां तक कि दीवारों को भी ढांकता था। दोनों प्रवेश द्वार खुले हुए थे, लेकिन सिर्फ आदित्य और उसके ड्रैगन वंश के लोग ही ड्रैगन पैलेस में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते थे और बाहर निकल सकते थे। अगर कोई चुपके से या जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता तो उस व्यक्ति का शरीर पानी के गुब्बारे की तरह फट जाता। ड्रैगन पैलेस रैंक स्तर 1। विवरण। ड्रैगन पैलेस ड्रैगन सम्राट का घर है। ड्रैगन पैलेस ड्रैगन सम्राट और सभी ड्रैगनियन और ड्रैगन योद्धाओं का आधार है। ड्रैगन पैलेस ड्रैगन के लिए एक पवित्र भूमि है। हजारों सालों से हर ड्रैगन का मानना था कि ड्रैगन पैलेस एक मिथक है और इसका अस्तित्व नहीं है। ड्रैगन पैलेस के पास होने मात्र से किसी भी ड्रैगन या ड्रैगन वंश वाले किसी भी व्यक्ति को कुछ लाभ प्राप्त होंगे। ड्रैगन वंश वाला कोई भी प्राणी या जो ड्रैगन है वह ड्रैगन पैलेस की ओर बहुत आकर्षित होगा। प्रत्येक गुजरते स्तर के साथ ड्रैगन पैलेस को अपग्रेड किया जाएगा और ड्रैगन पैलेस की अधिक सुविधाएं और कार्य अनलॉक किए जाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फंक्शन 1। ड्रैगन पैलेस के अंदर मेजबान की मैना रिकवरी स्पीड, हीलिंग स्पीड और कल्टीवेशन स्पीड 300% तक बढ़ जाएगी। ड्रैगन पैलेस के अंदर मेजबान के आंकड़े 150% तक बढ़ जाएंगे। ड्रैगनियन और ड्रैगन योद्धाओं की मैना रिकवरी स्पीड, हीलिंग स्पीड और कल्टीवेशन स्पीड 120% तक बढ़ जाएगी। ड्रैगन पैलेस के अंदर ड्रैगनियन और ड्रैगन योद्धाओं के आंकड़े 50% तक बढ़ जाएंगे। फंक्शन 2। अगर मेज़बान ड्रैगन पैलेस की 25 किलोमीटर की रेंज में है तो मेज़बान के आंकड़े 25% बढ़ जाएंगे। साथ ही मेज़बान की मैना रिकवरी स्पीड, हीलिंग स्पीड और कल्टीवेशन स्पीड 60% बढ़ जाएगी। अगर ड्रैगनियन या ड्रैगन वॉरियर्स में से कोई भी ड्रैगन पैलेस की 25 किलोमीटर की रेंज में है तो ड्रैगनियन या ड्रैगन वॉरियर्स के आंकड़े 8% बढ़ जाएंगे, जबकि ड्रैगनियन या ड्रैगन वॉरियर्स की मैना रिकवरी स्पीड, हीलिंग स्पीड और कल्टीवेशन स्पीड 20% बढ़ जाएगी। फंक्शन 3। चूंकि ड्रैगन पैलेस का निर्माण हो चुका है, इसलिए अब होस्ट को इस ग्रह पर किसी भी स्थान से ड्रैगन पैलेस में वापस टेलीपोर्ट करने की शक्ति प्राप्त हो गई है। होस्ट ड्रैगन पैलेस की 25 किलोमीटर की सीमा के भीतर कहीं भी टेलीपोर्ट करने में सक्षम होगा। फंक्शन 4। अभी लेवल 1 ड्रैगन पैलेस में खुद की रक्षा करने और पीक 4th ऑर्डर कल्टीवेटर के हमलों का सामना करने की शक्ति है। केवल वे कल्टीवेटर जिनकी खेती 4th ऑर्डर से ऊपर है वे ही ड्रैगन पैलेस में बलपूर्वक प्रवेश कर पाएंगे, या अभी रक्षात्मक गुंबद को नष्ट कर सकते हैं और ड्रैगन पैलेस को नष्ट कर सकते हैं। फंक्शन 5। ड्रैगन पैलेस ने पूरे स्टारिन साम्राज्य के खाद्य उत्पादन में 20% की वृद्धि की है। जो लोग ड्रैगन पैलेस के 25 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं उनका जीवन काल लंबा होगा, उनकी खेती की गति 10% बढ़ जाएगी, उनकी उपचार गति 10% बढ़ जाएगी, बीमारियों या अभिशापों से लड़ने की उनकी क्षमता 10% बढ़ जाएगी। फंक्शन 6। अगर कोई ड्रैगन शापित है या उसके शरीर में बीमारियां विकसित हो गई हैं तो ड्रैगन पैलेस के 25 किलोमीटर के दायरे में रहने से ड्रैगन की बीमारियां धीमी हो जाएंगी या शाप टूट जाएगा, जबकि ड्रैगनियन या ड्रैगन सम्राट के ड्रैगन योद्धा जो स्टारिन साम्राज्य क्षेत्र में हैं उन्हें बीमारियों और शापों के खिलाफ 25% प्रतिरक्षा होगी। फंक्शन 7। यदि स्टारिन साम्राज्य पर किसी विदेशी सेना या गुट द्वारा हमला किया जाता है तो स्टारिन सैनिकों की शक्ति 21% बढ़ जाएगी। फंक्शन 8। ड्रैगन पैलेस के 25 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र में अब खजाने मिलने की संभावना अधिक होगी। 25 किलोमीटर के दायरे में खनिज खदान बनने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है।
इस नई जानकारी को पूरी तरह से समझने में आदित्य को लगभग 5 मिनट लगे। अंत में ड्रैगन सम्राट को बहुत गहरा सदमा लगा। उसका दिल हिल गया और उसका खून खौल उठा। किसने सोचा होगा कि ड्रैगन पैलेस उसे इतने सारे कार्य और लाभ प्रदान करेगा। इन 8 कार्यों में से प्रत्येक उसके और इस्तारिन साम्राज्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं ड्रैगन पैलेस के भीतर मूल रूप से अजेय हूँ। उसके आंकड़ों में 150% की वृद्धि कोई छोटी बात नहीं है। आदित्य के पास पहले से ही ऐसे कौशल थे जो उसके आंकड़ों को उस स्तर तक बढ़ा देते थे जहां वह बिजली की गति से पीक 5वें क्रम की खेती को भी मार सकता था। इसका एक अच्छा उदाहरण ब्लैक ड्रैगन किंग और दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य का बुजुर्ग है। अब अगर वह अपने आंकड़ों में 150% की वृद्धि जोड़ता है तो आदित्य को लगा कि वह मूल रूप से मिड 6ठे क्रम का भी सामना कर सकता है। हालांकि वह पीक 5वें क्रम और 6ठे क्रम के बीच के अंतर के बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन उसने जो सुना है उसके अनुसार इन दोनों आदेशों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। यदि कोई साधक 5वें क्रम की साधना के शिखर को पार करना चाहता है तो उसे मुख्य महाद्वीप पर जाना होगा, जहां उसे 6ठे क्रम पर आगे बढ़ने के लिए स्वर्ग का सामना करना होगा। स्वर्ग का सामना करने का मतलब है कि एक साधक को स्वर्गीय बिजली के कष्टों का सामना करना होगा। वास्तव में स्वर्गीय बिजली के कष्टों से बचकर 6ठे क्रम पर आगे बढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। और यहाँ आदित्य था, ड्रैगन सम्राट, जिसके पास ऐसे कौशल थे जिससे वह स्वर्ग की सीमा को तोड़ सकता था और एक शुरुआती 6 क्रम की शक्ति प्राप्त कर सकता था, जबकि वह अभी भी केवल मध्य 3 क्रम था। आदित्य को पता नहीं था कि इस समय महाद्वीप पर लगभग हर 5वें क्रम का साधक महाद्वीप के इस हिस्से में मन घनत्व में उतार चढ़ाव को महसूस कर पा रहा था। भले ही कोई इस क्षेत्र में मन के उतार चढ़ाव को अनदेखा कर दे, लेकिन इस महाद्वीप पर मौजूद सभी 4थे क्रम या 5वें क्रम के ड्रैगन उस समय इसे महसूस करने में सक्षम थे जब विशाल क्रिम्सन लाल जादू का घेरा दिखाई दिया। इस्टारिन साम्राज्य के पास सिल्वर मेडो ग्रोव में रहने वाले ड्रैगन इस्टारिन साम्राज्य की राजधानी की ओर भागने लगे। महाद्वीप के भीतर मौजूद सभी अन्य ड्रैगन के लिए भी यही कहा जा सकता है। वास्तव में 5वें क्रम के जादुई जानवर जो मानव रूपांतर प्राप्त करने में सक्षम थे, वे भी आकर्षित महसूस करते थे, लेकिन उनका आकर्षण ड्रैगन के आकर्षण जितना मजबूत नहीं था। इस बीच नवनिर्मित ड्रैगन पैलेस से लगभग 100 मीटर की दूरी पर जूलिया, एलिसिया, रिया, वॉटसन और हजारों अन्य ड्रैगनियन अपनी आंखों के सामने राजसी महल को देख रहे थे। भले ही आदित्य ने किसी का ध्यान आकर्षित न करने के लिए इस जगह को चुनने का फैसला किया, लेकिन ड्रैगन पैलेस का निर्माण अभी भी सबसे गर्म विषय और सभी के ध्यान का केंद्र बन गया। तो ये ड्रैगन पैलेस है। इसके पास खड़े होकर वॉटसन को अपनी शक्तियों में वृद्धि महसूस हो सकती है। साथ ही उसे लगा कि अगर वह 2 सप्ताह तक ड्रैगन पैलेस के अंदर साधना करता है तो वह बहुत ही कम समय में पीक 3 ऑर्डर को तोड़कर शुरुआती 4 ऑर्डर तक पहुंच सकता है। ये सिर्फ वॉटसन ही नहीं था जिसने यह महसूस किया, हर दूसरे ड्रैगनियन ने भी इस बदलाव को महसूस किया। जूलिया, रिया और एलिसिया इस बदलाव को महसूस नहीं कर पाईं क्योंकि उनमें ड्रैगन वंश नहीं था। हालांकि तीनों देवियों में से केवल रिया, प्रकृति देवी, ही इस ड्रैगन पैलेस द्वारा इस भूमि को दिए गए आशीर्वाद को महसूस करने में सक्षम थी। ड्रैगन पैलेस को देखकर हर कोई दंग रह गया। उनकी आंखें राजसी सुनहरे महल को देखने से रुक नहीं पा रही थीं। इस महल की खूबसूरती को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वास्तुकला के इस बेहतरीन नमूने की बराबरी कोई सिक्के भी नहीं कर सकते। इस महल की एक झलक ही लोगों को अचंभित कर देने के लिए काफ़ी है। इस सुनहरे महल की एक झलक ही लोगों को इसे हमेशा याद रखने के लिए काफ़ी है। दोपहर की धूप जो ड्रैगन पैलेस पर पड़ती है उसे एक अनोखी सुनहरी चमक देती है। उस दिन से अनजाने में ही ड्रैगन पैलेस इस्तारिन साम्राज्य के लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गया है। इसकी सुनहरी चमक इस भूमि के लोगों को उम्मीद देती है। इस महल को देखकर उनके दिल को शांति मिलती है। कोई भी साम्राज्य या राजा अगर कभी ड्रैगन पैलेस को देखेगा तो उसे ईर्ष्या होगी। ड्रैगन पैलेस ने लोगों को बताया कि यह कुछ ऐसा है जो इस दुनिया से बाहर है। कोई भी नश्वर हाथ ऐसी ईश्वरीय कलाकृति की नकल नहीं कर सकता। इस कलाकृति को देखकर सबसे महान और सबसे अनुभवी कारीगरों में भी ड्रैगन पैलेस की नकल करने का आत्मविश्वास नहीं होगा। ये सिर्फ एक महल नहीं था, यह एक कलाकृति थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भगवान ने खुद इस राजसी महल को जमीन से बनाया हो। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 244 ड्रैगन सिंहासन। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 244 ड्रैगन सिंहासन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 10 मिनट तक सभी लोग ड्रैगन पैलेस को घूरते रहे। सभी की हैरानी तब टूटी जब आदित्य अचानक उनके सामने आ गया। तीनों देवियों के सामने टेलीपोर्ट होते हुए आदित्य ने गर्व भरी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा।
सब लोग अंदर चलें। आदित्य के पीछे पीछे जूलिया, एलिसिया, रिया और हजारों अन्य ड्रैगनियन ड्रैगन पैलेस में प्रवेश करने लगे। जैसे ही आदित्य ने अंदर पैर रखा, उसके फेफड़े शुद्ध हवा से भर गए। वह बता सकता था कि ड्रैगन पैलेस के अंदर की हवा शुद्ध थी और उसमें ऑक्सीजन का घनत्व अधिक था। साथ ही ड्रैगन पैलेस के अंदर मन का घनत्व बाहर की तुलना में कई गुना अधिक था। मन जितना सघन होगा, व्यक्ति की साधना उतनी ही तेज होगी। दक्षिणी प्रवेश द्वार से आगे 25 मीटर लंबी एक सड़क थी जो उन्हें ड्रैगन पैलेस तक ले जाती थी, जो बिल्कुल बीच में था। सड़क के दोनों ओर हरी घास उगी हुई थी। दाईं ओर 200 मीटर का एक खाली प्रशिक्षण मैदान था, जबकि बाईं ओर 200 मीटर ऊंची एक बड़ी इमारत थी जो ड्रैगनियन का निवास स्थान था। ड्रैगनियन इस इमारत में शांतिपूर्वक खेती करने के लिए रह सकते हैं। और अंत में उनके सामने 20 मीटर की दूरी पर ड्रैगन पैलेस था, बहुत ऊंचा ऊंचा और सूरज की रोशनी में नहाता हुआ, सुनहरी चमक को दर्शाता हुआ। ये ड्रैगन सम्राट का घर था। चलो अंदर चलते हैं। आदित्य के पीछे हजारों ड्रैगनियन ड्रैगन पैलेस में घुस गए। कुछ शक्तिशाली साधक जो 5वें क्रम से नीचे थे, हजारों अन्य ड्रैगनियन के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहे थे और चुपके से ड्रैगन पैलेस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, उनके पूरे शरीर खून के धुंध में फट गए। जो कुछ हुआ उसे देखकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे अन्य लोगों ने तुरंत अपना मन बदल लिया और ड्रैगन महल में प्रवेश न करने का फैसला किया, क्योंकि वे इस तरह से विस्फोट नहीं करना चाहते थे। ड्रैगनियन इस तरह की घटना को देखकर अप्रभावित रहे। हर ड्रैगनियन को लग रहा था कि उन्हें कुछ नहीं होगा। दरअसल हर ड्रैगनियन को ड्रैगन पैलेस घर जैसा लगता था। यहाँ रहने का ख्याल ही उन्हें बहुत रोमांचित करता था। उन्हें ऐसा लगता था कि वे आखिरकार घर लौट आए हैं। ड्रैगन पैलेस के करीब पहुंचने से ही उन्हें शांति और सुकून का एहसास होता था। ड्रैगन पैलेस के मालिक के रूप में आदित्य ये तय कर सकता है कि ड्रैगन पैलेस में कौन प्रवेश कर पाएगा। अगर मैं यहाँ 1 या 2 महीने तक खेती करता हूँ तो मैं अपनी खेती को 3रे क्रम के शिखर तक बढ़ा सकता हूँ, एलिसिया ने उत्साह से देखते हुए कहा। ये देखकर आदित्य मुस्कुराया और जवाब दिया, अब से मैं यहीं रहने की योजना बना रहा हूँ। हालांकि सब कुछ स्थानांतरित करने में थोड़ा समय लगेगा। बिना कहे ही एलिसिया और रिया जब तक चाहें इस जगह पर रह सकती हैं। आदित्य, क्या मैं यहाँ एक हर्बल गार्डन बना सकता हूँ? चूंकि ड्रैगन पैलेस में मैना बाहरी दुनिया की तुलना में अधिक सघन है, इसलिए मुझे लगता है कि जड़ी बूटियां तेजी से बढ़ेंगी और उच्च गुणवत्ता वाली भी होंगी। जल्द ही मैं एक बड़ा मानस एकत्रीकरण सरणी बनाने की योजना बना रहा हूं, जिससे ड्रैगन पैलेस का मानस घनत्व कुछ और गुना बढ़ जाएगा। मानस एकत्रीकरण सरणी बनाने के बाद आप यहां जड़ी बूटियां उगा सकते हैं, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। आदित्य जानता है कि हर बार जब पर्याप्त सामग्री एकत्र करने के बाद ड्रैगन पैलेस को अपग्रेड किया जाता है तो ड्रैगन पैलेस का आकार और आकार बढ़ जाएगा। हो सकता है कि लेवल 2 पर पहुंचने के बाद ड्रैगन पैलेस की रेंज 25 किलोमीटर से बढ़कर 50 किलोमीटर हो जाए और ड्रैगन पैलेस का आकार 2000 मीटर तक बढ़ जाए। आदित्य, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें एहसास होगा कि इस जगह पर ड्रैगन पैलेस बनने से ज़्यादा लोग इसके आसपास बसने लगेंगे। इसलिए स्टारिन साम्राज्य का केंद्र बिंदु बदल गया है। मुझे यकीन है कि अगले कुछ महीनों में एजियोर शहर की आबादी बढ़ जाएगी। कुछ सालों में ये बहुत संभव है कि एजियोर शहर ड्रैगन पैलेस के 25 किलोमीटर के दायरे में हर जगह फैल जाए। रिया जो कह रही थी वह सही था। ड्रैगन पैलेस ने ज़मीन और इसके दायरे में रहने वाले लोगों को जो बढ़ावा दिया है, उसे देखते हुए ये बहुत संभव है कि बड़ी संख्या में लोग इसके आसपास रहने के लिए आएंगे। मैं इस तरह के किसी उपाय के लिए कदम उठाना शुरू कर दूंगा। इस मामले को एक तरफ रखते हुए आदित्य को अभी एक और चिंता थी। एक दिव्य ड्रैगन के रूप में आदित्य ड्रैगन पैलेस के महत्व को महसूस कर सकता है। इसके पास होने से ही उसे और अधिक शक्तिशाली महसूस हुआ। ड्रैगन पैलेस ड्रैगन जाति के लिए पवित्र भूमि है। आदित्य को आश्चर्य नहीं होगा अगर कल बड़ी संख्या में ड्रैगन और वायवन आकर ड्रैगन पैलेस के पास रहने का फैसला करते हैं। उसे इस बात की चिंता थी कि यह 5वें क्रम के ड्रैगन का ध्यान आकर्षित कर सकता है या कुछ साम्राज्य 5वें क्रम के साधकों को जांच के लिए भेज सकते हैं। ये जानते हुए कि ड्रैगन पैलेस वर्तमान में केवल शीर्ष 4थे क्रम के साधकों से ही अपनी रक्षा कर सकता है और किसी भी 5वें क्रम के साधक को इसमें प्रवेश करने से नहीं रोक सकता, आदित्य चिंतित था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भारत की सबसे भरोसेमंद सट्टेबाजी साइट। भारत की सबसे भरोसेमंद सट्टेबाजी साइट। आज ही फन 88 पर अपनी जीत का सिलसिला शुरू करें। फन 88। ड्रैगन सम्राट किसी भी शीर्ष 5वें क्रम के साधकों से निपट सकता है, लेकिन समस्या ये थी कि आदित्य हमेशा ड्रैगन पैलेस की रक्षा और बचाव के लिए मौजूद नहीं रहेगा। इसलिए उसे ड्रैगन पैलेस की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कुछ करने की जरूरत थी ताकि 5वें क्रम के साधक भी इस जगह में प्रवेश न कर सकें। आदित्य ने 20 मीटर ऊंचे 2 विशाल सुनहरे दरवाजों को धक्का दिया। जैसे ही सुनहरे दरवाजे खुले, आदित्य और अन्य लोगों को ड्रैगन पैलेस के अंदर क्या है ये देखने को मिला। 12 सोपस्टोन स्तंभों में से प्रत्येक को घेरे हुए चमकदार अंगारों ने सिंहासन कक्ष के अधिकांश भाग को रोशन कर दिया है और इसे नारंगी चमक में नहला दिया है। झुकी हुई छत से लटके सफ़ेद क्रिस्टल के झूमर टिमटिमाती रोशनी में नाचते हैं, जबकि मूर्तियां इस शाही हॉल के चूना पत्थर के फर्श पर नीचे देखती हैं।
सिंहासन से लेकर बीच तक नीलम का गलीचा फैला हुआ है और बाएं और दाएं दोनों तरफ से पीछे की ओर मुड़ता है, जबकि दीवारों से सजे हुए मुकुटों वाले नुकीले बैनर लटके हुए हैं। प्रत्येक बैनर के बीच उनमें से कुछ को जलाया गया है और बदले में ड्रैगन सम्राट की प्रतिमाओं को रोशन किया गया है। विशाल खिड़कियों को बैनरों के समान ही नीलम रंग के पर्दों से ढका गया है। पर्दों को बेहतरीन पैटर्न और अलंकृत किनारों से सजाया गया है। नक्काशीदार चट्टान से बना एक चमकदार सिंहासन इस्तारिन साम्राज्य की एक विशाल पेंटिंग के सामने स्थित है और इसके साथ ही अन्य देशों के राजघरानों के लिए 2 समान लेकिन अलंकृत सीटें हैं। सिंहासन पवित्र नक्काशी से ढका हुआ है और प्रत्येक पतले पैर पर एक क्रिस्टल त्रिशूल लगा हुआ है। चौड़े तकिए गहरे नीलम रंग के हैं और इन्हें भी अलंकृत कोनों से सजाया गया है। जो लोग अपने शाही महामहिम से सुनने का इंतजार कर रहे हैं वे आलीशान लेकिन अपेक्षाकृत सरल मेपल बेंचों की भरमार पर बैठ सकते हैं, जो सभी सिंहासन के सामने चौड़ेवी आकार में हैं। उच्च पद वाले लोग सिंहासन के सामने भव्य रेलिंग पर बैठ सकते हैं। तो ये सिंहासन कक्ष है। आदित्य धीरे धीरे अपने सिंहासन की ओर बढ़ा। सिंहासन पर बैठने के बाद आदित्य ने अपने सामने खड़े सभी लोगों की ओर देखा। आदित्य ने तीनों देवियों की ओर देखा। मानो उसकी बात समझ गई हो, तीनों देवियां सिंहासन की ओर चलने लगीं। रिया और एलिसिया आदित्य के दाएं और बाएं तरफ खड़ी थी, जबकि जूलिया सिंहासन के पीछे खड़ी थी। वाटसन और उस समय उपस्थित अन्य हजारों ड्रैगनियन एक घुटने पर बैठ गए और फिर अपना सिर नीचे कर लिया तथा अपनी दाहिनी हथेली को अपने हृदय के ऊपर रख लिया। ड्रैगन सम्राट की जय हो, ड्रैगन सम्राट की जय हो, ड्रैगन सम्राट की जय हो। आदित्य के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। इस दुनिया में आने से पहले आदित्य ने कभी खुद को राजा के रूप में नहीं सोचा था। वह एक राजनीतिज्ञ था और पुरानी दुनिया के कानूनों को भी बदलने की शक्ति चाहता था। अभी उसका लक्ष्य बदल गया था। आदित्य चाहता था कि इस्टारिन साम्राज्य पूरे ग्रह पर सबसे मजबूत साम्राज्य बने। हो सकता है कि उसका लक्ष्य ड्रैगन के रूप में उसके स्वभाव के कारण प्रेरित हो, लेकिन एक बात स्पष्ट थी कि आदित्य अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने से बहुत दूर था। डिंग, मेजबान आधिकारिक तौर पर ड्रैगन सम्राट बन गया है। हालांकि ड्रैगन सम्राट के शीर्ष पर पहुंचने का मार्ग अभी भी हजारों बाधाओं और कठिनाइयों से भरा है। सभी अस्तित्व के शीर्ष पर खड़े होने के लिए मेजबान को उन सभी बाधाओं और कठिनाइयों को पार करना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक ही स्पिन में सब कुछ बदलने की शक्ति है। एक ही स्पिन में सब कुछ बदलने की शक्ति है। YOLO247.co। ड्रैगन पैलेस को स्तर 2 तक अपग्रेड करने के लिए मेजबान को कुछ आवश्यकताओं को पूरा करते हुए निम्नलिखित सामग्रियों को इकट्ठा करना होगा। 1. 100 टन सोना O100। 2. 100 टन परिष्कृत लोहा O100। 3. ड्रैगनियन की संख्या बढ़ाकर 50,000 करें, 2909/50,000। 4. ड्रैगन योद्धाओं की संख्या बढ़ाकर 5,000 करें, 109/5000। 5. खून का पेड़ ढूंढो 0/1। 6. 10 टन मन पत्थर O10। एक पल के लिए आदित्य को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। उसे खून का पेड़ कहाँ मिलेगा? उसने पहले कभी यह अजीब नाम भी नहीं सुना था। शायद रिया को इस पेड़ के बारे में कुछ पता होगा। रिया प्रकृति की देवी थी और प्रकृति की देवी होने के नाते उसे इस पेड़ के बारे में पता होना चाहिए। इस्तारिन साम्राज्य के लिए 10 टन मैना स्टोन प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें हाल ही में दक्षिणी क्षेत्र में मैना स्टोन की खदानें मिली हैं। जहां तक ड्रैगनियन और ड्रैगन योद्धाओं की संख्या बढ़ाने की बात है, तो कुछ महीनों में ये दोनों ज़रूरतें पूरी हो जानी चाहिए। मैं आसानी से 100 टन परिष्कृत लोहा भी प्राप्त कर सकता हूँ। मुख्य समस्या यह है कि मैं 100 टन सोना कैसे प्राप्त करूँ। आदित्य को या तो किसी ऐसे साम्राज्य पर हमला करना होगा जिसके पास सोने की खदानें हो, या फिर उसे विभिन्न आक्रमणों के जरिए सोना लूटना होगा। ठीक है, तुम क्या सोच रहे हो? जूलिया और अन्य लोगों ने देखा कि आदित्य अपने विचारों में खोया हुआ था। ओह, मैं ड्रैगन पैलेस का आकार बढ़ाने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में सोच रहा था, लेकिन अभी के लिए वह इंतजार कर सकता है। आदित्य ने फिर हजारों ड्रैगनियन की ओर रुख किया। हर कोई ड्रैगन पैलेस में रहने के कुछ नियम होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दुर्भाग्य से ड्रैगन पैलेस इतना बड़ा नहीं है कि आप में से कोई भी यहाँ रह सके। इसलिए हर ड्रैगनियन को 7 दिनों तक ड्रैगन पैलेस के अंदर रहने और खेती करने की अनुमति होगी। 7 दिनों के बाद आप में से प्रत्येक को यहाँ रहने के लिए वापस आने से पहले 2 महीने तक इंतजार करना होगा। इसके अलावा जब तक कोई भी कर्तव्यों से मुक्त है, वे एजियोर शहर में खेती कर सकते हैं। तुम्हारे प्रदर्शन और योग्यता के आधार पर वॉटसन द्वारा 7 दिनों की अवधि बढ़ाई जा सकती है। सिंहासन कक्ष से बाहर निकलने से पहले सभी ने एक बार फिर आदित्य को अपना सिर झुकाया। सिंहासन कक्ष में केवल वॉटसन ही खड़ा रह गया था। महाराज, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने एक और बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। अब मैं जनता को क्या बताऊं? ड्रैगन पैलेस को देखने के बाद लोग और हर कोई किसी न किसी तरह का जवाब मांगने जा रहा है। पूरा ड्रैगन पैलेस अभी अभी एजियोर शहर के पास दिखाई दिया। सच कहूं तो यहाँ तक कि वॉटसन, जूलिया, रिया और एलिसिया सभी आदित्य से पूछना चाहते थे कि उसने ऐसा कैसे किया। आदित्य को ये बात समझ में आ गई। वॉटसन को उम्मीद थी कि आदित्य उन्हें बताएगा कि उसने ये कैसे किया। वॉटसन, मैं अभी कुछ भी जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं एक दिन तुम्हारे सवालों का जवाब जरूर दूंगा।
अगर कोई राज्य या साम्राज्य अपने लोगों को ऐसे सवाल पूछने के लिए भेजता है तो मुझे बता देना कि मुझे ये ड्रैगन पैलेस एक प्राचीन खंडहर से विरासत में मिला है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। सभी को मेरी क्रिसमस की शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी पाठकों का समय अच्छा बीतेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कैसे एक स्पिन आपके भविष्य को पुनः परिभाषित कर सकता है? कैसे एक स्पिन आपके भविष्य को पुनः परिभाषित कर सकता है? YOLO247.co। संपर्क टॉस साइट मैप। दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 245 बोनस 245 शादी से पहले की रात। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम बोनस 245 शादी से पहले की रात। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वॉटसन, मैं अभी कुछ भी उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं एक दिन तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। अगर कोई राज्य या साम्राज्य अपने लोगों को ऐसे सवाल पूछने के लिए भेजता है तो मुझे बताइए कि मुझे ये ड्रैगन पैलेस एक प्राचीन खंडहर से विरासत में मिला है। सांस, ठीक है, अब मैं वापस जा रहा हूँ। मेरी मेज़ पर कागजात भरे पड़े हैं जिन्हें अच्छी तरह से जांचकर हस्ताक्षर करने होंगे। वॉटसन की बातें सुनकर आदित्य ने अजीब तरह से मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसे वॉटसन के लिए बुरा लगा। बेचारे को उसका बटलर होना चाहिए था, फिर भी उसे उसका प्रधानमंत्री बनकर काम करने के लिए मजबूर किया गया। मुझे एक प्रधानमंत्री खोजना होगा। आदित्य को एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी जो वॉटसन का स्थान ले सके और आदित्य की योजनाओं को पूरी तरह से क्रियान्वित कर सके। यदि आप एक प्रधानमंत्री चाहते हैं तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो आपको पसंद आ सकता है। मैंने उन्हें इसलिए नियुक्त नहीं किया क्योंकि ज्ञान और पुस्तकों के प्रति उनका जुनून मुझे डराता है। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? एलिसिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चिंता मत करो, तुम्हें कल मेरे भाई की शादी में उससे मिलना चाहिए। आखिरकार वही इथरियल साम्राज्य के रईसों में से एक है। तुम्हारे भाई की शादी की बात करें तो मुझे लगता है कि हमें इथरियल एम्पायर जाना चाहिए और तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहिए। एलिसिया मुस्कुराए और सिर हिलाया। दरअसल देवी आज आदित्य को अपने साथ लाना चाहती थीं। यही कारण है कि बहुत व्यस्त होने के बावजूद एलिसिया शाही महल में आदित्य का इंतजार कर रही थी। एलिसिया को किसी का इंतजार करना पसंद नहीं था, लेकिन जब आदित्य की बात आई तो उसे इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। तो फिर आज रात मैं भी घर वापस चली जाऊंगी। चूंकि आदित्य इथरियल एम्पायर जा रहा था, रिया भी घर जाना चाहती थी क्योंकि उसे बहुत अकेलापन महसूस होगा। यहाँ रहकर उसे आदित्य की याद आएगी। तुम कहीं नहीं जा रहे हो? तुम दोनों मेरे साथ मेरे माता पिता से मिलने आ रहे हो क्या? आदित्य भी एलिसिया की बातें सुनकर हैरान रह गया। आखिरकार हम बहनें हैं। तुम दोनों को घर लाना मेरे लिए स्वाभाविक है। अगर मैं तुम दोनों को अपने भाई की शादी में भी शामिल नहीं होने दूंगी तो मैं कैसी बहन बनूंगी? इसके अलावा मैं तुम दोनों को अपने माता पिता से भी मिलवाना चाहती हूँ। योजक चिन्ह दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। आपको क्या लगता है कि मुझे कल कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए? ओलिविया ने उत्साह से बियांका से पूछा जो एलिसिया की जैविक माँ थी। सांस, माँ, आप जो चाहें पहन सकती हैं। आप जो भी पहने आप उसमें बहुत खूबसूरत दिखेंगी। कोई नहीं सोच सकता कि ओलिविया के पहले से ही 3 पोते पोतियां हैं। सैकड़ों सालों के बाद भी अपनी उच्च साधना के साथ उसने अभी भी अपनी सुंदरता बरकरार रखी है। उसका आकर्षण किसी भी पुरुष को अपना दीवाना बनाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि ओलिविया के पति की मृत्यु के बाद उसने खुद को बंद कर लिया और कभी भी लोगों के सामने नहीं गई। वह बहुत कम ही शाही महल में जाती थी। वैसे एलिसिया कब वापस आएगी? फ्लोरा ने पूछा। फ्लोरा रोनी की तीसरी पत्नी और एलिसिया की दूसरी सौतेली माँ थी। एलिसिया ने कहा कि वह रात के खाने से पहले वापस आ जाएगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जूलिया की बात करें तो वह बहुत बदल गई है ना? खासतौर पर पिछले कुछ हफ्तों में। अब वह ज्यादा मुस्कुराती है। वह अपनी खेती पर भी ध्यान दे रही है। धन की देवी बहुत जल्दी परिपक्व हो गई। हर बच्चे की तरह अपने माता पिता द्वारा लाड़ प्यार पाने की चाहत के बजाय जूलिया को पैसे कमाने में ज्यादा दिलचस्पी थी। नतीजतन जूलिया के परिवार को अपनी बेटी को लाड़ प्यार करने का मौका बहुत कम ही मिला। नोहा के अनुसार जब भी वह आदित्य के साथ होती है एलिसिया अपना एक अलग ही रूप दिखाती है। वह कभी कभी एक बिगड़ल बच्चे की तरह व्यवहार भी करती है। नोरा का स्वर ईर्ष्या से भरा हुआ था। नोरा रोनी की पहली पत्नी थी। वह नोहा की माँ और एलिसिया की पहली सौतेली माँ थी। मैं वापस आ गया हूँ। एक लंबे थकाऊ दिन के बाद रोनी अंततः घर वापस आ गया। वापस स्वागत है बेटा। तुम्हारा दिन कैसा रहा? ओलिविया ने पूछा। सामान्य दिनों की तुलना में आज का दिन और भी अधिक थका देने वाला था। रोनी, कल मैं कोई समस्या नहीं चाहती। मुझे उम्मीद है कि तुमने सब कुछ संभाल लिया होगा। ओलिविया नहीं चाहती थी कि नूह की शादी को रोकने में कोई समस्या आए।
चिंता मत करो माँ, मैंने विटिफ्रॉस्ट शहर के आसपास सुरक्षा को 5 गुना बढ़ा दिया है। मैंने किसी भी समस्या को बढ़ने से रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं। अच्छा, वैसे भाई कहाँ है? मैंने थॉमस को भेज दिया है और उसकी पत्नी नूह की दुल्हन से मिलने गई है और उसे कुछ गहने देने गई है जिन्हें मैं चाहता हूँ कि वह कल शादी में पहने। उसी समय देवी आदित्य, जूलिया और रिया के साथ घर लौट आईं। माँ, मैं वापस आ गई हूँ। रोनी, ओलिविया, बियांका, नोरा और फ्लोरा, इन सब का ध्यान जूलिया और रिया पर था। एलिसिया के चेहरे को देखकर ओलिविया और बियांका समझ गईं कि उनकी बेटी उनसे गंभीर चर्चा करना चाहती है। मैं चाहता हूं कि आप सभी जूलिया और रिया से मिलें। जूलिया ड्यूक एडम की बेटी है। उसे कीमिया की देवी के रूप में भी जाना जाता है। सभी ने आश्चर्य में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। एलिसिया ने अपने परिवार में से किसी को भी यह नहीं बताया कि वह जानती है कि कीमिया की देवी और प्रकृति की देवी कौन है। वह कौन है? ओलिविया को लगा कि इस योगिनी की पहचान करना इतना आसान नहीं होगा। एलिसिया ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, वह सेलेस्टियल टेरन साम्राज्य की राजकुमारी है। रिया प्रकृति की देवी है। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। रिया और जूलिया ने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए अपना सिर झुकाया। इस बीच रॉनी आदित्य को देख रहा था। जब रॉनी आदित्य की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए अपने जासूसों को भेजता है तो उसे केवल इतना पता चलता है कि राजा अहमद ने एक युवक को गोद लिया था। कोई नहीं जानता कि आदित्य के असली माता पिता कौन हैं। यहाँ तक कि जब आदित्य ने अपना परिचय दिया तब भी उसने उन्हें अपना पारिवारिक नाम नहीं बताया। उस समय रॉनी ने इन विवरणों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब उसकी बेटी 2 देवियों को घर ले आई है तो रॉनी को लगा कि सभी बिंदु जुड़ रहे हैं और आकार ले रहे हैं। अपने जासूसों से रॉनी को पता था कि आदित्य किस तरह का आदमी है। तुम बेनिथ हो, है न? रॉनी की बातें सुनकर आदित्य के चेहरे पर तुरंत भाव बदल गए। योजना ये थी कि आदित्य की पृष्ठभूमि को गुप्त रखा जाए और एलिसिया के परिवार को जूलिया और रिया के बारे में बताया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि रॉनी आदित्य के रहस्य का पता लगाने में कामयाब हो गया है। परिवार के अन्य सदस्य भी इस खुलासे से काफी हैरान दिखे। आदित्य, क्या ये सच है? उस समय आदित्य के पिता ने रॉनी और ओलिविया को सहमत होने के लिए मजबूर किया। बेनिथ ने अप्रत्यक्ष रूप से पूरे ईथर साम्राज्य को धमकी दी कि अगर रॉनी ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करने की हिम्मत की। रॉनी और ओलिविया के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वास्तव में वे बहुत खुश थे जब उन्हें पता चला कि आदित्य को शाही परिवार से निकाल दिया गया है। इसका मतलब था कि उनकी बेटी आखिरकार आज़ाद हो गई थी। हाँ, मेरा पारिवारिक नाम बेनिथ हुआ करता था, लेकिन अब मुझे अपना पारिवारिक नाम इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। सभी को उसके शब्दों के अंतिम हिस्से में कड़वाहट का एहसास हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दादी, क्या अब आप मुझसे नफरत करती हैं? नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। तुम बदल गए हो। तुम एक बेहतर इंसान बन गए हो। एलिसिया तुमसे प्यार करती है। तुम्हें हमारा आशीर्वाद है। अगर यह पहले वाली ओलिविया होती तो वह आदित्य को अपने घर से बाहर निकाल देती। आदित्य से बातचीत करने के बाद ओलिविया जानती है कि वर्तमान बेनिथ किस तरह का आदमी है। हालांकि ओलिविया अभी भी आदित्य के पिता से नफरत करती है, लेकिन वह अपनी नफरत आदित्य पर नहीं डालने वाली थी, जिसने यहाँ कुछ भी गलत नहीं किया है। दादी माँ, धन्यवाद। चीजें एलिसिया की उम्मीद से बेहतर हुईं। दिन पर एलिसिया का लाल चेहरा देखकर पूरा परिवार हंस पड़ा। बेचारी देवी को पता चला कि उसका परिवार जानता था कि वह और आदित्य एक जोड़े होने का नाटक कर रहे थे। दिन के अंत में परिवार में किसी ने भी आदित्य से सवाल नहीं किया। इस दुनिया में एक साम्राज्य या राजा के लिए कई पत्नियां रखना बहुत आम बात थी। वास्तव में जूलिया और रिया को एलिसिया जैसा ही व्यवहार दिया गया। रात्रि भोजन के बाद जब आदित्य और अन्य लड़के बगीचे में बैठे थे, सभी लड़कियां ये तय करने में घंटों बिताने लगीं कि वे कल क्या पहनेंगी। ये वाइन बहुत अच्छी है, तुम्हें इसे जरूर आजमाना चाहिए। अभी आदित्य नूह, रॉनी और थॉमस के साथ बैठा था। सभी शराब पी रहे थे, सिर्फ आदित्य ही आलू के चिप्स खा रहा था। नहीं शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। ये जानते हुए कि उसे पहले शराब की लत थी, आदित्य हमेशा शराब से दूर रहा है। वह शराब सिर्फ तभी पीता था जब वह किसी मेहमान के साथ खाना खाता था। उस समय उसके लिए एक गिलास रेड वाइन ही काफ़ी होती थी। शराब की पूरी बोतल पीने के बाद रॉनी ने आदित्य की तरफ देखा और रूखे लहजे में कहा, बेटे, तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना, नहीं तो मैं तुम्हें बुरी तरह पीटूंगा। आदित्य ने जवाब में सिर्फ मुस्कुराया। छोटे भाई, मुझे तुम्हारी किस्मत से ईर्ष्या होती है। भले ही तुम 20 साल के भी नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास पहले से ही 3 औरतें हैं। काश मेरी भी कई पत्नियां होतीं। ऐसा नहीं है कि नूह दूसरी पत्नी नहीं चाहता था, बस उसे एक औरत की देखभाल करने में मुश्किल हो रही थी। चिंता मत करो नूह, भविष्य में मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास और भी महिलाएं होंगी। भले ही रॉनी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन दादी उसे और भी महिलाओं से शादी करने के लिए मजबूर करती थी। बूढ़ी महिला अपने परिवार के सदस्यों को बढ़ाने के लिए जुनूनी लग रही थी। आदित्य ने उसे एक परपोते को गोद में लेने के सपने के बारे में कुछ कहते हुए भी सुना। अंकल थॉमस, आप क्या कहते हैं? क्या आपकी कोई और पत्नी है? आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। थॉमस ने घबराकर घर की तरफ देखा और फिर अपना सिर आदित्य की तरफ घुमाया।
बेटे, क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? अगर मैंने दूसरी शादी करने की बात भी की तो मेरी पत्नी मुझे मार डालेगी। थॉमस डरा हुआ लग रहा था। उसका पूरा शरीर थोड़ा कांप उठा। हा, मेरा ये छोटा भाई अपनी पत्नी से डरता है। थॉमस अपनी पत्नी से प्यार करता था और उसका सम्मान करता था। वह एक पत्नी से पूरी तरह संतुष्ट था। एक पुरुष के कई पत्नियां रखने का निर्धारण करने वाले अधिकांश कारकों में से एक पुरुष की लिंबों पर निर्भर करता था। बच्चा बोल, जब तूने पहले ही 3 देवियों को जीत लिया है, जिसमें मेरी प्यारी बेटी का दिल भी शामिल है, तो क्या तू बाकी 4 को भी जीतने की योजना बना रहा है? आदित्य को एहसास हुआ कि जब रॉनी नशे में होता है तो वह एक अलग ही इंसान बन जाता है। आदित्य के बगल में बैठा रॉनी एक योद्धा था जिसे अपनी सामाजिक छवि की परवाह नहीं थी। उसके मन में जो भी आया वह बोल दिया। क्रंच। आदित्य ने आलू का एक टुकड़ा मुंह में डाला और आसमान की ओर देखा। कौन जानता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वे कहाँ हैं। आदित्य को बिल्कुल भी पता नहीं था कि ज्ञान की देवी और वासना की देवी कहाँ हैं। संगीत की देवी के बारे में उसने सुना था कि वे यात्रा पर निकली हैं। वास्तव में कोई नहीं जानता कि वासना की देवी और बुद्धि की देवी कहाँ हैं। लगभग 2 दशक पहले बुद्धि की देवी पूरी तरह से गायब हो गईं। तब से वास्तव में कोई नहीं जानता कि वह कहाँ हैं। मैं युद्ध की देवी से मिलने में दिलचस्पी रखता हूँ। मैंने सुना है कि वह इस दुनिया में अब तक की सबसे महान साधकों में से एक हैं। उन्हें इस युग की सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रतिभाशाली साधक भी कहा जाता है। आदित्य युद्ध की देवी से मिलना इसलिए नहीं चाहता था कि वह उसका पीछा करना चाहता था, क्योंकि वह उसकी ताकत में दिलचस्पी रखता था। बेटे, मैं तुम्हें ये बता दूं, दुनिया बहुत बड़ी जगह है। 7 महाद्वीपों से परे भी बहुत सी चीजें हैं। आदित्य को लगा कि रॉनी अपनी बातों से उसे कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि वह पूछ पाता कि उसका क्या मतलब है, सम्राट ने विषय बदल दिया। बेटा, अगर तुम्हें कभी इथरियल साम्राज्य की सहायता की आवश्यकता हो तो इसके लिए कहने में संकोच मत करना। इथरियल साम्राज्य हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। रॉनी जानता था कि निकट भविष्य में आदित्य से उसके किए के लिए पूछताछ की जाएगी। उस समय उसे राजनीतिक शक्तियों और कई लोगों के समर्थन की आवश्यकता होगी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। शुभ क्रिसमस सबको। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 246 प्रधानमंत्री स्पेंसर। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 246 प्रधानमंत्री स्पेंसर। मध्यरात्रि _ आदित्य, क्या तुम सोने नहीं जा रहे हो? जूलिया ने पूछा। क्या तुम लड़कियों का काम हो गया? आदित्य अगर संभव हो तो जूलिया के साथ सोना चाहता था। कल रात अपना कौमार्य खोने और अपनी पत्नी के शरीर का स्वाद लेने के बाद आदित्य नियमित रूप से उसके साथ सोना चाहता था। हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है। ये सुनकर रोनी, नोआ और थॉमस सभी उठ खड़े हुए और अपने अपने शयन कक्षों में वापस जाने की तैयारी करने लगे। सबके चले जाने के बाद सिर्फ जूलिया और आदित्य ही बचे थे। आदित्य ने जूलिया का दाहिना हाथ खींचा और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। फिर उसने अपनी बाहें अपनी कमर के चारों ओर लपेट लीं और फिर धीरे से उसकी गर्दन को चूमा। देवी का पूरा शरीर कुछ सेकंड के लिए कांप उठा। तुम क्या कर रहे हो? जूलिया ने गुस्से में पूछा। लेकिन आदित्य जानता था कि उसकी पत्नी गुस्से से अपना शर्मीला चेहरा छुपा रही थी। मैं अपनी पत्नी को चूम रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई चक्कर चल रहा है। जूलिया को अपने नितंबों के नीचे कुछ बहुत सख्त और गर्म महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि यह चीज़ उसकी जांघों को छू रही है। आदित्य क्या करना चाहता था ये समझकर जूलिया का चेहरा लाल हो गया और उसकी धड़कनें बढ़ गईं। हम नहीं कर सकते, कम से कम आज रात तो नहीं, देवी ने शर्मीले स्वर में उत्तर दिया, जबकि वह आदित्य से दूर जाने के लिए कमज़ोर संघर्ष कर रही थी। भले ही जूलिया ने इसे जोर से स्वीकार न किया हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह आदित्य के साथ सोना चाहती थी। लेकिन जाहिर है वह ये कहने में बहुत शर्मिंदा है। इसके अलावा आज रात वह अपनी 2 अन्य बहनों के साथ सोने जा रही थी। सांस। आदित्य निराश हो गया। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसे पता था कि वह बहुत लालची हो रहा था। ठीक है, जूलिया आदित्य की निराशा को समझ सकती थी। इसलिए इसकी भरपाई करने के लिए देवी ने आदित्य को एक फ्रेंच किस देने की पहल की। कुछ देर किस करने के बाद आदित्य गेस्ट रूम में चला गया जहां वह पहले रुका था। इस बीच जूलिया, रिया और एलिसिया उसी कमरे में सोने जा रही थीं। बिस्तर पर लेटने के बाद आदित्य ने छत की ओर देखा। एक बार जब आप अमर फल का स्वाद चख लेते हैं तो इसके आदी न बनना असंभव है। आदित्य को लगा कि ड्रैगन होने के भी अपने नुकसान हैं, खासतौर पर वह उच्च लिम्बो जो उसे हर स्थिति में परेशानी देता था। अगर आदित्य के पास अपनी वंशावली को दबाने की क्षमता नहीं होती जो उसके लिम्बो को भी नियंत्रण में रखती, तो वह पहले ही हर खूबसूरत महिला पर हमला कर चुका होता।
1 घंटे बाद आदित्य को आखिरकार नींद आ गई। इस बीच लड़कियां सोई नहीं थीं, बल्कि वे गहरी बातें कर रही थीं। जूलिया, तुम अपना अनुभव हमारे साथ क्यों नहीं साझा करती? रिया बहुत उत्सुक दिख रही थी। एलिसिया को कोई खास दिलचस्पी नहीं दिख रही थी, लेकिन वह बातचीत पर ध्यान दे रही थी। कौन सा अनुभव? जूलिया ने मासूमियत से पूछा। आपका प्रथम रात्रि अनुभव। मैं ऐसी बात क्यों करूंगी? देवी को किसी से कुछ भी साझा करने में शर्म आ रही थी। सिर्फ रिया द्वारा इस बात का जिक्र करने से ही वह बहुत शर्मिंदा हो गई। आइए, हम आपके अनुभव से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुझे इस तरह के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ही काफ़ी कुछ जानती हूँ। एलिसिया ऐसी बातचीत से दूर रहना पसंद करती थी। पारंपरिक परिवार में पली बड़ी एलिसिया भी जूलिया की तरह ही इस तरह के मामलों में बहुत संकोची थी और इनके बारे में बात करना पसंद नहीं करती थी। रिया ने एलिसिया की तरफ आंखें घुमाईं। वह देख सकती थी कि एलिसिया उनकी बातचीत सुन रही थी। अंत में प्रकृति देवी ने कुछ न कहने का फैसला किया। इसके बजाय वह जूलिया की ओर मुड़ी। जूलिया, हम बहनें हैं, है ना? बस अपना अनुभव हमारे साथ साझा करो। आदित्य के साथ सोने के विचार से ही प्रकृति देवी उत्तेजित हो जाती थी। बेशक वह ये बात किसी को नहीं बताएगी। ये देखकर कि रिया इस मामले को छोड़ने वाली नहीं है, जूलिया ने आह भरी और उसे कुछ बताने का फैसला किया जो उसने अपनी पहली रात से सीखा था। सुनो, बस इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, सब कुछ स्वाभाविक रूप से चलेगा। इसके अलावा वह बदमाश पहले से ही अनुभवी है, इसलिए वह तुम्हें मार्गदर्शन देगा। ये सुनकर एलिसिया, जो चुपके से उनकी बातचीत सुन रही थी, उसने सोने का फैसला किया। एलिसिया ने सुना कि पहली रात दर्दनाक होनी चाहिए, लेकिन ये देखकर कि जूलिया दर्द के बारे में कुछ भी नहीं कह रही है, उसने बात को छोड़ दिया और सब कुछ भविष्य के लिए आदित्य के हाथों में छोड़ दिया। हालांकि रिया को ऐसा लग रहा था कि वह और अधिक जानना चाहती थी, वह और अधिक विवरण चाहती थी, लेकिन दुख की बात है कि जूलिया कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी। देवी बीच में लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कोई और विकल्प न होने पर प्रकृति देवी भी जूलिया के बगल में लेट गई और सोने का फैसला किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह आज इतिहास बनने जा रहा था। इतिहास का एक नया पन्ना लिखा जाएगा। ये वह दिन था जब इथरियल साम्राज्य के युवराज एड्रेनिया राजवंश की पहली राजकुमारी से विवाह करेंगे, जो कि पल नदी के पास मध्य क्षेत्र के दक्षिणी छोर पर है। आज शाही परिवार और एड्रेनिया राजवंश के सभी कुलीन लोग राजधानी में उस विवाह को देखने आए हैं जो इथरियल साम्राज्य और एड्रेनिया राजवंश को एक साथ लाएगा। आज इथरियल साम्राज्य की राजधानी लोगों से भरी हुई थी। लाखों लोग क्राउन प्रिंस की शादी का जश्न मनाने के लिए राजधानी में आए थे। राजधानी में आज हर कोई बहुत खुश दिख रहा था। राजमहल में आज पूरा राजमहल लोगों से भरा हुआ था। इथरियल साम्राज्य के सभी कुलीनों को आज आमंत्रित किया गया था। इथरियल साम्राज्य के सभी करीबी सहयोगियों को भी आमंत्रित किया गया था। सभी मेहमान एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। लगता है सारे मेहमान आ गए हैं। आदित्य अभी नोहा के बेडरूम में था। कुछ नौकरानियां नोहा को कपड़े पहनने और बाल ठीक करने में मदद कर रही थीं। कैसे हो नोहा? आदित्य ने कहा कि नोहा काफ़ी घबराया हुआ लग रहा है, जो इस स्थिति में सामान्य बात है। आज आदित्य ने पारंपरिक काले रंग का किमोनो पहना हुआ था। आदित्य पैंट और शर्ट पहनना पसंद करता, लेकिन एलिसिया ने उसे किमोनो पहनने को कहा। ऑसबर्न परिवार में सभी ने किमोनो पहना हुआ था। हाँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। आदित्य नूह के पास गया और उसके दाहिने कंधे पर थपथपाया। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। मैं कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे मन में लगातार नकारात्मक विचार आते रहते हैं। बस आप जैसे हैं वैसे ही रहें। मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। नूह ने सख्ती से अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, कहीं मत जाना। ये कहकर आदित्य अपने बेडरूम से बाहर चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद वह एक निश्चित व्यक्ति से मिलने के लिए बगीचे में पहुंच गया, जो उसका प्रधानमंत्री बन सकता था। एलिसिया ने आदित्य के लिए यह मुलाकात तय की थी। बगीचे में पहुंचने पर उसने एक युवक को एक पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ते हुए पाया। वह पढ़ने में इतना डूबा हुआ था कि उसे आदित्य की उपस्थिति का पता ही नहीं चला, जब तक कि आदित्य उसके ठीक सामने खड़ा नहीं हो गया। युवक ने अपना सिर उठाया और आदित्य की ओर देखा। अगर मैंने तुम्हें परेशान किया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा नाम आदित्य है। तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य को देखकर युवक ने तुरंत अपनी पीठ सीधी की। उसने जो किताब पढ़ रहा था उसे बंद किया और अपना पूरा ध्यान आदित्य पर केंद्रित कर दिया। नमस्ते, मेरा नाम स्पेंसर न्यूमैन है। मैं न्यूमैन के कुलीन परिवार का तीसरा बेटा हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। एलिसिया ने आदित्य को स्पेंसर के बारे में जो बताया है, उसके अनुसार वह 34 साल का है। खेती में उसकी प्रतिभा औसत है, लेकिन भौगोलिक राजनीति का उसका ज्ञान बहुत ही भयानक है। स्पेंसर जो कुछ भी पढ़ता या लिखता है उसे याद रख सकता है। पिछले कुछ सालों में स्पेंसर के बारे में अफवाह है कि उसने कई अलग अलग क्षेत्रों की अनगिनत किताबें पढ़ी हैं। स्पेंसर को ज्ञान इकट्ठा करना बहुत पसंद है। वह ज्ञान के प्रति जुनूनी है। स्पेंसर के काले लंबे बाल उसकी कमर तक पहुंचते हैं। जहां तक उसकी साधना का सवाल है, वह अभी भी एक शीर्ष द्वितीय श्रेणी का साधक है। न्यूमैन, जो स्पेंसर का पिता है, इथरियल साम्राज्य का विस्काउंट है। दिखने में स्पेंसर का चेहरा औसत दर्जे का है।
कुल मिलाकर स्पेंसर एक बेवकूफ़ था। अपने 34 साल के जीवन में स्पेंसर की कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। वह अभी भी कुंवारी थी, भले ही वह विस्काउंट के बेटे के रूप में अपनी शक्ति के कारण साम्राज्य की लगभग किसी भी महिला के साथ सो सकता था। आदित्य ने अपने स्टोरेज से एक लकड़ी की कुर्सी निकाली और स्पेंसर के सामने बैठ गया। स्पेंसर, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? स्पेंसर ने जवाब देने से पहले एक सेकंड के लिए आदित्य के चेहरे को देखा। आप धन की देवी के पति हैं। आप इस्तारिन साम्राज्य के संस्थापक हैं। आपके बिना इस्तारिन साम्राज्य इतनी तेजी से विस्तार नहीं कर सकता था और अपनी ताकत नहीं बढ़ा सकता था। भू राजनीति के बारे में आपके उन्नत ज्ञान ने इस्तारिन साम्राज्य को हमेशा अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रखा है। यह आपकी ताकत नहीं है जो आपको खतरनाक बनाती है, बल्कि ये दुश्मन की चालों की भविष्यवाणी करने की आपकी भयावह क्षमता है। इस्तारिन साम्राज्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में इस्तारिन साम्राज्य पर किसी विदेशी शक्ति द्वारा आक्रमण किए जाने की संभावना है? यदि ऐसा है तो आप कैसे बता सकते हैं? स्पेंसर जितना अधिक बोलता गया, आदित्य को ये लड़का उतना ही अधिक पसंद आने लगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि आपके नेतृत्व में इस्तारिन साम्राज्य में डाइंग आइल महाद्वीप का नंबर 1 साम्राज्य बनने की क्षमता है। डाइंग आइल महाद्वीप के बाहर इस्तारिन साम्राज्य का वर्तमान प्रभाव भयावह स्तर पर है। हालांकि आप जो खेल खेल रहे हैं वह काफ़ी जोखिम भरा है। एक गलती, एक हार, एक झटका इस्तारिन साम्राज्य को नष्ट कर देगा। आदित्य के होंठ थोड़े मुड़े क्योंकि वह समझ गया कि स्पेंसर किस बारे में बात कर रहा था। मुझे नहीं पता कि आपने दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य पर आक्रमण क्यों किया, लेकिन आपके कार्यों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। दक्षिणी क्षेत्र में संघर्ष में पहले से ही कई बड़े साम्राज्य शामिल थे। अब जब आपने सबसे बड़े और सबसे मजबूत ड्रैगन साम्राज्यों में से एक पर विजय प्राप्त कर ली है और मैना पत्थरों के विशाल भंडार पर नियंत्रण कर लिया है, तो अन्य साम्राज्य चुपचाप नहीं बैठेंगे जब आप कैंडी चुरा लेंगे जिस पर उनकी भी नज़र थी। शांति और जीत की खुशी कुछ महीनों से ज्यादा नहीं टिकेगी। उस समय इस्तारिन साम्राज्य पर कई साम्राज्यों द्वारा हमला किया जाएगा। स्पेंसर ने एक उदासीन स्वर में कहा, जिससे आदित्य के लिए उसे समझना मुश्किल हो गया। दिलचस्प। यदि आप मेरी जगह होते तो इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या करते? आप मुझे क्या सलाह देना चाहेंगे? स्पेंसर ने केवल अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं महान इस्तारिन सम्राट को सलाह देने के योग्य नहीं हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो सबसे पहले मैं दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के पूर्व सहयोगियों से संपर्क करता और विभिन्न वादों और लाभों के माध्यम से उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता। मुझे 90% यकीन है कि पूर्व सहयोगी तुरंत गठबंधन को स्वीकार कर लेंगे और इस्तारिन साम्राज्य की मदद करेंगे। ईमानदारी से कहूँ तो भविष्य पूरी तरह से अलग हो सकता है। अभी मेरे पास इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि इस्तारिन साम्राज्य ने एक हफ्ते के भीतर पूरे साम्राज्य पर कब्जा कैसे कर लिया। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य कमज़ोर है। कहानी का यह हिस्सा अभी भी मुझे भ्रमित करता है। इस्तारिन साम्राज्य ने इतनी भयावह सैन्य शक्ति कैसे हासिल की? लेकिन इतनी सारी सैन्य शक्ति के बावजूद इस्तारिन साम्राज्य एक साथ कई मजबूत साम्राज्यों का सामना नहीं कर सकता। सीमित संसाधनों और शक्तियों के कारण स्पेंसर को मिलने वाली जानकारी की मात्रा बहुत सीमित थी। स्पेंसर कुछ हद तक सही है। आदित्य इतना अहंकारी नहीं था कि उसे लगे कि उसकी सेना एक साथ कई साम्राज्यों की सेनाओं से लड़ सकती है। हालांकि आदित्य को यकीन था कि अगर उसे तैयारी के लिए पर्याप्त समय और जानकारी दी जाए तो वह इस चुनौती से पार पा सकता है। ईमानदारी से कहूँ तो इस समय मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर ड्रैगन किंग एक और चमत्कार करने में सफल हो जाए और आगामी युद्ध जीत जाए। इस्तारिन साम्राज्य चमत्कारों और आश्चर्यों से भरा एक भानुमति का पिटारा है। स्पेंसर आदित्य की बहुत प्रशंसा करता था। वास्तव में ये वह था जिसने एलिसिया को एक पत्र लिखा था और उससे आदित्य को उसके बारे में बताने के लिए कहा था। स्पेंसर जानता था कि इस्तारिन साम्राज्य को एक प्रधानमंत्री की आवश्यकता है और वह ये काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वास्तव में पिछले कई राजाओं और साम्राज्यों में, यहाँ तक कि एलिसिया के पिता ने भी स्पेंसर को अपना निजी सलाहकार बनने या यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया है। लेकिन स्पेंसर ने उनके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें उनमें कुछ कमी लगी। ऐसा नहीं है कि स्पेंसर उन्हें नीची नज़र से देखता था, बल्कि उसे उनका अनुसरण करना अरुचिकर लगता था। लेकिन जब से स्पेंसर ने आदित्य द्वारा इस्तारिन साम्राज्य के लिए किए जा रहे कामों के बारे में सुनना शुरू किया, उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वह चाहे जो भी हो आदित्य का अधीनस्थ बनकर रहेगा। एक पल के लिए आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आदित्य ने अपनी आंखें खोलीं और पूछा, स्पेंसर, अगर तुम इस्तारिन साम्राज्य के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो तो तुम्हें हम में से एक बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। आदित्य को उम्मीद थी कि स्पेंसर समझ जाएगा कि वह क्या इशारा कर रहा था। स्पेंसर ने आदित्य को निराश नहीं किया क्योंकि वह समझ गया कि आदित्य उससे क्या कहना चाह रहा था। मैं तैयार हूँ। मेरे दूसरे भाई मेरे पिता की जगह लेंगे। मैं अपने दिल की सुनना चाहता हूँ। अच्छा स्पेंसर, तुम्हें नौकरी मिल गई। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह।
वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 247 विवाह आय। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 247 शादी आय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अच्छा स्पेंसर, तुम्हें काम मिल गया है। अपना दिन मजे से बिताने के बाद मैं चाहता हूं कि तुम अपना सामान पैक करो और स्टारिन साम्राज्य में आ जाओ। स्पेंसर ने सहमति में अपना सिर हिलाया। ठीक है स्पेंसर, मुझे डर है कि मैं तुम्हारे साथ और अधिक समय नहीं बिता पाऊंगा। मुझे नूह के साथ रहना है। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ठीक है महाराज। जैसे ही आदित्य खड़ा हुआ, स्पेंसर ने उसे प्रणाम किया। आदित्य स्पेंसर से बहुत संतुष्ट था। स्पेंसर के पास वह सब कुछ था जो वह अपने प्रधानमंत्री के पास चाहता था। शुरुआती चरण में स्पेंसर धीरे धीरे वॉटसन से सीख सकता है और पदभार संभाल सकता है। स्पेंसर की अद्भुत याददाश्त को देखते हुए कुछ महीनों में वह वॉटसन की जगह ले सकेगा और अपने दम पर सब कुछ संभाल सकेगा। इससे आदित्य को अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों पर भी ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। स्पेंसर को छोड़कर आदित्य नोआ के शयन कक्ष में वापस आ गया। क्लिक करें। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि ओलिविया और नोरा नोहा के कमरे में हैं। आदित्य, तुम कहाँ थे? दादी ओलिविया ने पूछा। मैं एक व्यक्ति से मिलने गई थी जो जल्द ही मेरे लिए काम करेगा। ओलिविया ने सिर हिलाया और कोई और सवाल नहीं पूछा। नूह, क्या तुम तैयार हो? हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बेटा पहले ही शादी कर चुका है। कल ही तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर दूध पिला रही थी। नोरा थोड़ी भावुक थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि समय इतनी जल्दी बीत गया। नूह इतनी जल्दी बड़ा हो गया। नोरा, जल्द ही तुम अपने पोते के साथ खेल रही होगी। दादी ओलिविया आज बहुत खुश दिख रही थीं। दादी, एलिसिया और बाकी लोग कहाँ हैं? मुझे लगता है कि एलिसिया और दूसरी लड़कियां अभी भी तैयार हो रही हैं। ये सुनकर आदित्य की सांस फूल गई। वह करीब 3 घंटे पहले ही तैयार हो गया था। जब वह लड़कियों को देखने गया तो उन्होंने उसे अंदर नहीं आने दिया और कहा कि वे अभी भी तैयार हो रही हैं। आखिर उन्हें कितना समय लगेगा? योजक चिन्ह पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। लेडी सिल्वी, आप हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हैं। मुझे लगता है कि आप अच्छी सेहत में हैं। सिल्वी जो मौज मस्ती कर रही थी, उससे एक रईस ने संपर्क किया। एलिसिया के बाद सिल्वी पूरे इथरियल साम्राज्य में दूसरी सबसे ज्यादा संपर्क वाली महिला है। ये तथ्य कि सिल्वी 5वें क्रम की साधक है ने ही कई रईसों को उससे शादी के लिए हाथ मिलाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उससे शादी करने से वे तुरंत शक्तिशाली बन जाते। भले ही कुलीनों ने उसकी साधना शक्तियों को नज़रअंदाज कर दिया हो, लेकिन व्हाइट लॉर्ड्स गिल्ड के गिल्ड लीडर के रूप में सिल्वी के पास जो शक्ति और प्रभाव था, वह हर पुरुष को उससे शादी के लिए हाथ मांगने के लिए लुभाने के लिए पर्याप्त था। सिल्वी बहुत सुंदर और आकर्षक भी थी। दुर्भाग्य से सिल्वी ने हमेशा उन सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे पुरुष उसकी शक्ति और प्रभाव के कारण उसका पीछा करते थे। अपना सिर दाईं ओर घुमाते हुए सिल्वी ने पाया कि सुनहरे बालों वाला एक सुंदर युवक हाथ में शराब के 2 गिलास लेकर उसकी ओर आ रहा है। दूसरा शराब का गिलास संभवतः सिल्वी का है। सर जेसन, आपको फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। तारीफ के लिए धन्यवाद। हालांकि मैं हाल की घटनाओं से थोड़ा परेशान हूं, लेकिन मेरे लिए सब कुछ ठीक चल रहा है। आपका क्या हाल है? जेसन एक मध्यम आयु का व्यक्ति था जिसकी 2 पत्नियां थीं। जेसन एक शक्तिशाली शुरुआती तीसरे क्रम का साधक था। वह 38 वर्ष का था। अपने सौम्य रूप के बावजूद यह कोई रहस्य नहीं था कि जेसन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने महल की सभी नौकरानियों और महिला सैनिकों सहित हर एक महिला के साथ सोया था। सिल्वी ने यह भी सुना कि जेसन हर हफ्ते कम से कम एक कुंवारी महिला के साथ सोना पसंद करता है। हालांकि उसे यकीन नहीं है कि ये विचित्र अफवाहें सच हैं या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी भी हाल की घटनाओं से उबर रहा हूं। मैं अपने क्षेत्र की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। अगर ऐसा कुछ फिर से हुआ तो मैं अपने क्षेत्र को खोने का विकल्प नहीं चुनूंगा। वैसे लेडी सिल्वी, कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मैं आपसे निजी तौर पर बात करना पसंद करूंगा। क्या आप मुझे अपना कुछ समय देना चाहेंगी? सिल्वी अच्छी तरह जानती थी कि उसका आदमी उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। जेसन पिछले कुछ समय से सिल्वी का पीछा कर रहा है। आमतौर पर सिल्वी इस आदमी से बचती है, लेकिन बार बार यह आदमी अपनी हदें पार कर रहा था। सर जेसन, मैंने हाल ही में सुना है कि आपकी एक पत्नी जुड़वां बच्चे की मां बनने वाली है। मेरा मानना है कि आपको अपना ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए। सिल्वी ने जेसन के प्रस्ताव को अप्रत्यक्ष रूप से अस्वीकार कर दिया और उसे याद दिलाया कि उसकी 2 पत्नियां हैं और वर्तमान में उसकी एक पत्नी उसके बच्चे को जन्म देने वाली है। उसके करीब आने की कोशिश करने के बजाय वह अपने परिवार पर ज़्यादा ध्यान देगा। अब अगर तुम मुझे दोषमुक्त कर दोगे, मुझे दूसरे मेहमानों का अभिवादन करना है। जेसन को कुछ भी कहने का मौका दिए बिना सिल्वी चली गई। सिल्वी को जाते देख जेसन को बहुत गुस्सा आया। कुछ ही सेकंड में उसने जल्दी से अपना गुस्सा शांत किया और अपने सज्जन व्यक्तित्व में वापस आ गया।
सिल्वी को इस तरह की पार्टी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इस तरह की जगहों पर ज़्यादातर रईस सज्जन या सज्जन महिला होने का मुखौटा पहनते हैं। हर कोई ऐसा व्यवहार करता है मानो वे बहुत उच्च श्रेणी के लोग हैं। इस तरह के आयोजनों से वह हमेशा थक जाती थी। अगर नूह की शादी न होती तो सिल्वी यहाँ नहीं आती। ज़्यादातर समय सिल्वी हमेशा पार्टियों से बचती है क्योंकि ये आयोजन हमेशा उसकी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। दूसरी ओर आदित्य से मिलने के बाद स्पेंसर बेहद संतुष्ट और बहुत खुश था। जब वह वापस लौटा तो उसके पिता ने उससे पूछा, स्पेंसर तुम कहाँ थे? न्यूमैन जो स्पेंसर के पिता थे। स्पेंसर के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई और जब वह अपने पिता से मिला तो उसकी जगह एक गहरी उदासी आ गई। मैं किसी से मिलने गया था। स्पेंसर ने यह नहीं बताया कि वह किससे मिलने गया था। स्पेंसर के माता पिता कभी भी उसके प्रति दयालु नहीं रहे, अपने अन्य भाई बहनों के विपरीत। क्योंकि स्पेंसर खेती में प्रतिभाशाली नहीं था, स्पेंसर को हमेशा उसके माता पिता द्वारा बचपन से ही प्रताड़ित किया जाता था। जबकि कई लोगों ने उसकी प्रतिभा की सराहना की, उसके माता पिता उन कुछ मूर्ख लोगों में से थे जो यह नहीं समझ पाए कि उनका बेटा क्या करने में सक्षम है। तुम कहीं मत जाओ, मैं इस अवसर का उपयोग अपने निकम्मे बेटे के लिए मंगेतर बनाने में करूंगा। बस व्यवहार करो। न्यूमैन एक सख्त आदमी था। न्यूमैन का मानना था कि पर्याप्त ताकत होने पर कोई भी काम किया जा सकता है। यही कारण है कि वह साधना को सबसे अधिक महत्व देता था। न्यूमैन ने अपने बेटे को यहाँ इसलिए खरीदा है क्योंकि वह अपने बेटे के लिए मंगेतर ढूंढना चाहता है। अन्यथा न्यूमैन अपने इस निकम्मे बेटे को यहाँ कभी नहीं लाता। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस बेटे को वह निकम्मा समझता था वह वास्तव में एक कच्चा रत्न था जिसे बहुत से लोग चाहते थे। हाँ पिताजी, स्पेंसर ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। स्पेंसर के पास एड्रेनिया राजवंश के अन्य कुलीनों से बात करने के लिए अपने पिता के पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। योजक चिन्ह दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। लगभग 30 मिनट बाद पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संगीत बंद हो गया और सभी लाइटें सीढ़ियों पर केंद्रित हो गईं। हर कोई जो कुछ भी कर रहा था उसने अपना ध्यान उन आकृतियों पर केंद्रित कर दिया जो सीढ़ियों से नीचे सुरुचिपूर्ण ढंग से चल रही थीं। हर किसी का ध्यान उस खूबसूरत युवा महिला की ओर आकर्षित हुआ जो इथेरियल सम्राट के पीछे चल रही थी। हर कोई जानता था कि वह कौन थी। वह इथेरियल साम्राज्य की राजकुमारी थी। वह धन की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। आज रात के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण एलिसिया थी। सभी, चाहे वे बच्चे हों, वयस्क या बुजुर्ग, सभी एलिसिया को देख रहे थे। इतने सारे लोगों द्वारा घूरे जाने के बावजूद एलिसिया ने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। उसने कुछ लोगों की ओर हाथ हिलाकर भी इशारा किया जिन्हें वह जानती थी। कुछ सेकंड बाद सबका ध्यान उस पुरुष पर गया जिसने काले रंग का किमोनो पहना हुआ था और अपने गहरे नीले बालों को पोनीटेल में बांधा हुआ था। उस युवक की पुतलियां लाल लाल थीं और चेहरा सुंदर था। सबको लगा कि इतनी कम उम्र होने के बावजूद वह युवक वास्तव में मिड थर्ड ऑर्डर कल्टीवेटर था। कुछ चतुर रईसों ने इस युवक की पहचान का अनुमान लगा लिया। इन दिनों यह अफवाह थी कि राजकुमारी का पति चुन लिया गया है। कुछ सैनिकों ने राजकुमारी के मंगेतर को राजकुमारी के साथ सड़क पर घूमते भी देखा था। सीढ़ियों से उतरते हुए रॉनी ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए सभी की तरफ देखा। आज रात रॉनी ने भी आदित्य के किमोनो जैसा ही काला किमोनो पहना हुआ था। ये तो सभी जानते थे कि ऑस्बर्न परिवार एक पारंपरिक परिवार था। ज़्यादातर समय शाही परिवार किमोनो या युकाटा पहनना पसंद करते थे। नमस्ते सभी को। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने शानदार शाम बिताई होगी। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ आपके स्वाद के अनुसार रहा होगा। कई महानुभावों ने आभार प्रकट करने के लिए अपने हाथों में शराब के गिलास धीरे से उठाए। आज की रात ऑस्बर्न शाही परिवार के लिए बहुत खास रात है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा बेटा जो इथेरियल साम्राज्य का राजकुमार है वह एड्रेनिया राजवंश की राजकुमारी से विवाह करने जा रहा है। हमारे शाही परिवार की रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करते हुए आज रात मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। आदित्य भीड़ के बीच सिल्वी की आभा को खोजने में कामयाब रहा। वह हाथ में वाइन का गिलास लिए एक कोने में खड़ी थी। वह चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। दोनों की आंखें मिलीं। दोनों ने एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया और फिर नजरें फेर लीं। आदित्य ने यह भी महसूस किया कि स्पेंसर एक 6 फीट लंबे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ खड़ा था जो शायद उसका पिता था। लेकिन घोषणा करने से पहले मैं आपको इस किशोर से मिलवाता हूँ। आदित्य रोनी के पास गया और भीड़ की ओर देखा। उसे लगा कि सैकड़ों आंखें उसे देख रही हैं। उनका संप्रदाय आदित्य है। वे डाइंग आइल महाद्वीप पर स्थित स्टारिन साम्राज्य के सम्राट हैं। इससे पहले आदित्य ने अपनी शक्तियों से हमारे इथेरियल साम्राज्य का लाभ उठाया था। उनकी वजह से हम नुकसान को कम करने में सक्षम थे। रॉनी ने आदित्य की शक्तियों की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी क्योंकि वह इस हिस्से को छोड़ना चाहता था। आदित्य ने चुपके से प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। आदित्य की पहचान जानकर कई रईसों की आंखें गहरी सदमे में फटी रह गईं। जबकि रईसों के लोगों को स्टारिन साम्राज्य के बारे में भी नहीं पता था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि आदित्य एक राजा है तो उनके मन में आदित्य के लिए सम्मान कई गुना बढ़ गया। मेरी बेटी को आदित्य पसंद आ गया है। इसलिए इस ऐतिहासिक दिन पर मैं घोषणा करता हूं कि इथेरियल साम्राज्य की राजकुमारी की सगाई स्टारिन सम्राट से होगी।
एलिसिया ने अपना सिर नीचे करते हुए चुपके से मुस्कुराया, लेकिन किसी ने उसकी मुस्कान नहीं देखी क्योंकि उसका चेहरा अभी भी काले घूंघट से ढका हुआ था। राजकुमारी को अपना चेहरा किसी को दिखाने में सहजता नहीं थी, सिवाय उन लोगों के जिन्हें वह बहुत करीब से जानती थी। हालांकि कुछ रईसों ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, फिर भी वे चौंकने से खुद को नहीं रोक पाए। ये घोषणा एक बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब था कि इथरियल साम्राज्य ने अभी अभी अपने सहयोगी के रूप में एक और साम्राज्य प्राप्त किया था, जबकि कई रईसों ने अपने दिलों में जलन महसूस करते हुए अपने दांत पीस लिए। एलिसिया हर रईस के लिए एक सपनों की महिला थी। उसके पास शक्ति, सुंदरता और प्रतिभा थी, वह सब कुछ जो एक आदमी मांग सकता है। ताली। सभी ने, चाहे वे ईर्ष्या या जलन से मर रहे हों, ताली बजाए। कोने में खड़ी सिल्वी ने बस मुस्कुराया और फिर रेड वाइन का पूरा गिलास गटक लिया। सिल्वी को थोड़ी जलन महसूस हुई क्योंकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त जो उससे बहुत छोटी थी, ने हाल ही में सगाई की थी और फिर भी वह अभी भी सिंगल थी। ये सोचकर सिल्वी उदास हो गई। उसका एक और हिस्सा उदास था। काश वह आदित्य से थोड़ी पहले मिल जाती। वह निश्चित रूप से उससे डेट करती और अंततः उससे शादी कर लेती। हे, शायद मेरे पास अभी भी एक मौका है। आखिरकार उसकी पहले से ही 2 पत्नियां हैं, एक और लेने से कोई नुकसान नहीं होगा। सिल्वी को भी एहसास नहीं हुआ कि उसके विचार कितने बेतुके थे। सौभाग्य से कोई नहीं जानता था कि गिल्ड लीडर क्या सोच रहा था। अब बिना और समय बर्बाद किए आइए क्राउन प्रिंस नूह और राजकुमारी लिली का स्वागत करें। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 248 विवाह द्वितीय। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 248 शादी 2। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब बिना और समय बर्बाद किए आइए क्राउन प्रिंस नूह और राजकुमारी लिली का स्वागत करें। सभी का ध्यान नूह और राजकुमारी लिली पर था, जिनका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। ऐसा लगता है कि ऑस्बर्न परिवार की हर महिला को अपना चेहरा छिपाना चाहिए और दूसरों के सामने नहीं दिखाना चाहिए। यह एक तरह की परंपरा है जिसका पालन ऑस्बर्न परिवार के हर सदस्य को करना पड़ता है। चूंकि राजकुमारी लिली अब ऑस्बर्न परिवार का हिस्सा है, इसलिए उसे भी इस परंपरा का पालन करना होगा। लेकिन चेहरा ढंकने के बाद भी आदित्य बता सकता है कि वह बहुत खूबसूरत महिला थी। लिली की लंबाई करीब 5 फीट 4 इंच थी। हाल ही में वह आगे बढ़ने में सफल रही और अब उसकी साधना तीसरे क्रम की शुरुआत तक पहुंच गई है। राजकुमारी लिली के लंबे लाल बाल हैं। उसके माथे पर बैंग्स थे। उसने खून की बूंदों वाली बालियां और गले में हीरे जड़ा हुआ सुनहरा दिल के आकार का पेंडेंट पहना हुआ था। लिली का शरीर पतला और सुडौल था। वह गोरी त्वचा वाली थी और उसकी पुतलियां हल्के लाल रंग की थीं। उसकी नाक छोटी और आंखें बड़ी थीं। ऑस्बर्न परिवार के हर सदस्य की तरह राजकुमारी लिली ने भी एक सुंदर लवेंडर किमोनो पहना हुआ था। आज नोहा भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। उन्होंने लवेंडर रंग का किमोनो और लकड़ी के सैंडल भी पहने हैं। एलिसिया जो आदित्य के पास खड़ी थी, आगे झुकी और उसके दाहिने कान में फुसफुसाया, आज रात नोहा बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि अंकल, मेरा मतलब है कि पिताजी हर दिन किमोनो पहनना क्यों पसंद करते हैं। आदित्य अपना सिर घुमाते हुए उसने पाया कि दूसरी 2 देवियां उसकी दिशा में चल रही हैं। उन दोनों ने किमोनो पहना हुआ था। जूलिया ने बैंगनी रंग का किमोनो पहना था जो उसके बालों के रंग से मेल खाता था। रिया ने चांदी सफ़ेद किमोनो पहना हुआ था। दोनों लड़कियां घूंघट के नीचे अपना चेहरा छिपा रही थीं। जूलिया और रिया अपना चेहरा दिखा सकती थीं, लेकिन दोनों लड़कियों ने एलिसिया के परिवार की परंपराओं का सम्मान करने का फैसला किया और अपने चेहरे को ढकने का फैसला किया। आज रात आप सभी बहुत सुंदर लग रही हैं। हे, तारीफ के लिए शुक्रिया डार्लिंग। रिया ने आदित्य का दाहिना हाथ थामने से पहले हल्की सी हंसी। रिया आदित्य के लिए अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने से नहीं कतराती थी। जूलिया ने खुद को संयमित किया और आदित्य के बगल में खड़ी होकर नूह और राजकुमारी लिली को देखती रही। बधाई हो आदित्य, मुझे लगता है कि तुम इतनी जल्दी मेरे सबसे अच्छे दोस्त को भी जीत लोगे। मैं बहुत प्रभावित हूँ। सिल्वी, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। आजकल तुम कैसी हो? आदित्य ने सिल्वी की बात को अनसुना कर दिया। विषय बदलने की कोशिश मत करो। सिल्वी उसे चिढ़ाने का ऐसा सुनहरा अवसर नहीं छोड़ने वाली थी। आदित्य, वह कौन है? न तो जूलिया और न ही रिया को पता था कि यह महिला कौन थी। दोनों लड़कियां समझ गईं कि यह डार्क एल्फ एलिसिया की दोस्त थी। वह व्हाइट लॉर्ड्स गिल्ड की गिल्ड लीडर है। उसका नाम सिल्वी है। सिल्वी एलिसिया की सबसे अच्छी दोस्त है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिल्वी, वे हैं जूलिया ओनार्ड और रिया टॉम्ब्रुक। मैं आप दोनों की पहचान जानता हूँ। एलिसिया ने मुझे आप दोनों के बारे में बताया है। इस बीच कुछ रईस जिनका ध्यान आदित्य और एलिसिया पर था, आदित्य को 4 खूबसूरत लड़कियों से घिरा देखकर अचंभित रह गए।
सभी लड़कियां बहुत खूबसूरत थीं, हालांकि उनमें से 3 ने अपना चेहरा छिपा रखा था। वे बता सकते थे कि वे तीनों सिल्वी जितनी ही खूबसूरत हैं, अगर उससे ज्यादा नहीं। यह एमएफ बहुत भाग्यशाली है। काश मेरे पास भी उनकी तरह थोड़ा सा भी भाग्य होता। वे न केवल सुंदर हैं, बल्कि वे सभी बहुत शक्तिशाली साधक भी हैं। कुछ कुलीनों को तो आदित्य के बैंगनी बालों वाली लड़की और सफ़ेद चांदी के बालों वाली लड़की के साथ संबंधों पर भी संदेह होने लगा। उन्हें आश्चर्य नहीं होगा अगर दूसरी लड़कियां आदित्य की पत्नियां या रखेलें निकलीं। जहां तक सफ़ेद लॉर्ड्स गिल्ड लीडर की बात है, तो ऐसा लगता है कि उसके मन में भी आदित्य के लिए कुछ चल रहा है। खास तौर पर आदित्य से बात करते समय उसकी मुस्कान ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार मुख्य पार्टी शुरू हुई। पार्टी में शामिल होने वाले हर मेहमान को एक एक करके नूह और राजकुमारी लिली के पास जाना था और उन्हें उपहार देकर बधाई देनी थी। कोने में आदित्य और लड़कियां एक दूसरे से बात करते थे और अपना समय बिताते थे। आदित्य बता सकता है कि कई रईस और मेहमान उन्हें देख रहे थे। आदित्य ने बस ये दिखावा किया कि उन्हें उनकी घूरती निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। आदित्य ने देखा कि स्पेंसर अपने पिता के साथ चल रहा था। एक नज़र में ही उसे पता चल गया कि स्पेंसर किसी तरह खुद को रोक रहा था। स्पेंसर बहुत असहज लग रहा था और उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। स्पेंसर, लड़कियों ने बात करना बंद कर दिया और उस व्यक्ति की ओर देखने लगी जिसे आदित्य ने अभी अभी बुलाया था। स्पेंसर और उसके पिता न्यूमैन ने भी अपना ध्यान आदित्य की ओर लगाया। शराब का गिलास थामे आदित्य स्पेंसर और उसके पिता न्यूमैन के पास आगे बढ़ा। राजकुमारी के भावी पति को खुद अपनी ओर आते देख न्यूमैन बहुत खुश हुआ। न्यूमैन को लगा कि आदित्य, जो कि स्टारिन सम्राट है, के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने का यह एक बेहतरीन अवसर होगा। गुड इवनिंग सर आदित्य, मेरा नाम न्यूमैन है, यह मेरा बेटा स्पेंसर न्यूमैन है। आदित्य ने बस अपना सिर हिलाया और फिर अपना ध्यान स्पेंसर की ओर मोड़ दिया। स्पेंसर, कल ही मैं तुम्हें स्टारिन साम्राज्य की राजधानी में देखना चाहता हूँ। बहुत देर मत करना, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। स्पेंसर को तुरंत समझ आ गया कि आदित्य उसके पास क्यों आया है। ये समझते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सर आदित्य, मैं इस पूरे मामले को लेकर उलझन में हूँ। न्यूमैन को इस समय थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। सर न्यूमैन, मैंने आपके बेटे को काम पर रख लिया है। अब से स्टारिन साम्राज्य उसे अपना भावी प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रशिक्षित करेगा। अब अगर आप मुझे माफ़ करें। इस बीच न्यूमैन को लगा जैसे उसके दिमाग में बम फट गया हो। वह जो कुछ भी सुन रहा था उसे समझ नहीं पा रहा था। 10 सेकंड की चुप्पी के बाद ही उसे एहसास हुआ कि ये शब्द कितने बड़े थे। ये सोचना कि उसके इस बेकार बेटे को स्टारिन साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में काम करने के लिए काम पर रखा गया था। हालांकि आदित्य ने ये शब्द बहुत जोर से नहीं कहे थे, लेकिन सभी ने उन्हें सुना और चौंक गए। यहाँ तक कि रॉनी, जो एड्रेनिया राजवंश के राजा से बात कर रहा था, वह भी चौंक गया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महाराज, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि आपका दामाद आश्चर्यों से भरा हुआ है। एड्रेनिया राजवंश के राजा ने आदित्य की ओर देखते हुए कहा। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। आदित्य एक ऐसा बक्सा है जो आश्चर्यों से भरा है। आदित्य सबकी निगाहों के सामने नूह और लिली के पास गया, जो एक सोफे पर बैठे थे। उनके पीछे एक बड़ी मेज है जो विभिन्न उपहार बक्सों से भरी हुई है। राजकुमारी लिली, मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मेरा नाम आदित्य है। राजकुमारी ने देखा कि आदित्य खुद को स्टारिन साम्राज्य के सम्राट के रूप में पेश नहीं कर रहा है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आदित्य। राजकुमारी लिली ने पिछले कुछ हफ्तों में नूह से आदित्य के बारे में सुना है। उसने आदित्य के लिए बहुत सम्मान और प्रशंसा विकसित की है। वास्तव में अगर उसके पास समय होता तो वह भविष्य में नूह के साथ स्टारिन साम्राज्य का दौरा करती। बहन लिली, मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार खरीदा है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। आदित्य ने एक शुद्ध जैद चूड़ी कंगन निकाला। करीब से देखने पर लिली ने पाया कि शुद्ध जैद चूड़ी कंगन पर रून उकेरे गए हैं। कल रात आदित्य ने व्यक्तिगत रूप से अपने कंगन पर रून उकेरे हैं। स्पीक 3 स्टार कलाकृति को बनाते समय आदित्य ने इसमें रक्षात्मक कार्य जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। यह क्या है? यह एक रक्षात्मक शीर्ष 3 सितारा कलाकृति है। यह आपको मध्य 4 क्रम के साधक के एक भी हमले से बचा सकता है। इस कलाकृति को पहनने से आपकी साधना की गति भी 20% बढ़ जाएगी। जब तक आप इस कलाकृति को पहने रहेंगे, यह आपको 1 क्रम और 2 क्रम के साधकों के हमलों से पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी। लिली को थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी कि क्या उसे आदित्य से इतनी कीमती चीज़ लेनी चाहिए। एड्रेनिया राजवंश में भी उसके परिवार के पास केवल 5 3 सितारा कलाकृतियां थीं। वह 3 सितारा कलाकृतियों का मूल्य जानती थी। उसने झिझकते हुए नोहा की ओर देखा। नोहा ने बस अपना सिर हिलाया। धन्यवाद। आदित्य ने फिर नोहा की ओर रुख किया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे किसी उपहार की ज़रूरत होगी। अब इतने कंजूस मत बनो। ये लो, ये लो। आदित्य ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक लो ग्रेट स्पिरिट स्टोन निकाला और नोहा को थमा दिया। ये देखकर नोहा, रॉनी, एलिसिया, जूलिया, रिया, सिल्वी, ओलिविया और कई अन्य लोगों की आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। आदित्य, यह एक स्पिरिट स्टोन है ना? नूह को स्पिरिट स्टोन की कीमत पता थी। इससे पहले इथरियल साम्राज्य के पास एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं था।
आदित्य की वजह से ही इथरियल साम्राज्य के पास अब स्पिरिट स्टोन था। मैं इसे नहीं ले सकता, ये बहुत कीमती है। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और नूह से इसे लेने का आग्रह किया। आदित्य के पास अभी कुछ और स्पिरिट स्टोन बचे हैं। उसके पास मौजूद ज़्यादातर स्पिरिट स्टोन ड्रैगन पैलेस बनाने में इस्तेमाल किए गए थे। बस इसे ले लो। जब तुम भविष्य में 5वें क्रम पर पहुंचोगे तो तुम अपनी साधना की गति को बढ़ाने के लिए इस आत्मा पत्थर का उपयोग कर सकते हो। इस बार नूह अनिश्चित और अनिश्चित दिख रहा था कि उसे इस स्थिति में क्या करना चाहिए। ये देखकर आदित्य आगे झुका और उसके बाएं कान में फुसफुसाया, बस इसे ले लो, ये भविष्य में तुम्हारी बहुत मदद करेगा। इसके अलावा मेरे पास कुछ और भी बचा है। नूह ने अपने कांपते हाथों से स्पिरिट स्टोन ले लिया। फिर उसने जल्दी से स्पिरिट स्टोन को अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। उसके बाद आदित्य रोनी के पास गया जिसने उसे एड्रेनिया राजवंश से मिलवाया। एड्रेनिया राजवंश का राजा एक गंजा, मांसल मध्यम आयु का व्यक्ति था। दिन में आदित्य और एड्रेनिया राजवंश के राजा दोनों ने बहुत लंबी चर्चा की। दोनों ने व्यापार, अर्थव्यवस्था और राजनीति के विभिन्न विषयों पर बात की। अंत में आदित्य ने एड्रेनिया राजवंश को थोड़े सस्ते दामों पर मन पत्थर बेचने का वादा किया। बदले में एड्रेनिया राजवंश निर्यात और आयात करों में एक निश्चित प्रतिशत की कटौती के साथ अपने राजवंश में स्टारिन माल बेचने की अनुमति देगा। आदित्य ने एड्रेनिया राजवंश के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने और स्टारिन साम्राज्य के विदेशी प्रभाव को बढ़ाने के लिए ऐसा किया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 249 विवाह 3। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 249 विवाह 3। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महाराज, आइए निकट भविष्य में एक बैठक करें। एड्रेनिया राजवंश के राजा ब्रॉडी कोलिन्स ने आदित्य से मिलने के लिए कहा। पिछले 1 घंटे से आदित्य और ब्रॉडी कई चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। अंकल, आप मुझे बस आदित्य कह सकते हैं। एक तरह से हम एक परिवार हैं। लेकिन ब्रॉडी जानता था कि उसे स्टारिन सम्राट के प्रति सम्मान दिखाना होगा। वह आदित्य को सीधे उसके नाम से पुकारने में झिझक रहा था। चाचा, अगर आप मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाएंगे तो मैं आपसे कोई मुलाकात नहीं करूंगा। अंत में ब्रॉडी को अपना सिर हिलाना पड़ा। चाचा, आपको हमारी मीटिंग से पहले कुछ समय तक इंतजार करना होगा। स्टारिन साम्राज्य ने अभी अभी दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य पर कब्जा किया है। मेरे हाथ में अभी भी बहुत काम है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं। ब्रॉडी ने समझदारी से अपना सिर हिलाया। एक राजा के रूप में वह समझता है कि आदित्य जैसा व्यक्ति बहुत व्यस्त है। उसे इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। क्या हम अगले महीने के आसपास मीटिंग आयोजित कर सकते हैं? आदित्य ब्रॉडी को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहता था। अगले महीने तक आदित्य को अपने ज्यादातर काम और अंदरूनी मुद्दों से निपटने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है अंकल, अब मैं विदा लेता हूँ। आपसे बाद में बात करूंगा। आदित्य को जाते देख ब्रॉडी को रोनी से थोड़ी जलन हुई। तुम्हें बहुत बढ़िया दामाद मिला है। अगर आदित्य से मेरी मुलाकात पहले हो जाती तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे करने की कोशिश करता। हाँ ब्रॉडी, मैं तुम्हें बता दूं कि आदित्य एक असाधारण व्यक्ति है। अगर मैं तुम्हें अपनी बेटी के बगल में खड़ी उन 2 महिलाओं की पहचान बता दूं तो मुझे डर है कि तुम्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। रोनी को अपनी बेटी और आदित्य पर बहुत गर्व था। इतने ऊंचे राजनीतिक पद पर होने के बावजूद आदित्य विनम्र रहे। उनके शब्दों और उनके कार्यों से उनकी विनम्रता झलकती थी। आजकल ये बहुत दुर्लभ बात हो गई है। आदित्य और स्टारिन साम्राज्य के समर्थन से इथरियल साम्राज्य की राजनीतिक शक्ति भविष्य में केवल बढ़ने वाली है। इस बीच आदित्य जूलिया, एलिसिया, रिया और सिल्वी के पास गया। लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं। तुम लड़कियां किस बारे में बात कर रही हो? आदित्य ने उत्सुकता से पूछा। कुछ खास नहीं, हम जादुई चिराग के बारे में बात कर रहे थे। आदित्य को कभी कभी दोनों दुनियाओं में समानताएं नजर आती थीं। उदाहरण के लिए, जादुई चिराग की कहानी राजघरानों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। इस दुनिया में जादुई चिराग की कहानी बहुत अलग थी। एक दिन निर्वासित राजकुमार को एक गुफा में एक जादुई चिराग मिला। जादुई चिराग ने राजकुमार को 3 इच्छाएं पूरी करने में मदद की, जिसका इस्तेमाल उसने वह सब कुछ वापस पाने के लिए किया जो उसने खो दिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जादुई चिराग। हम बस यही सोच रहे थे कि अगर हमें जादुई चिराग मिल जाए तो हम क्या करेंगे। क्या तुम लड़कियों ने कभी 1001 अरेबियन नाइट्स की कहानी सुनी है? नहीं, वह क्या है? जूलिया और अन्य लड़कियां बहुत उत्सुक दिखीं। बहुत सरल शब्दों में कहें तो फ्रेम स्टोरी खुद एक राजा शाहराय की है, जिसे उसकी पत्नी ने धोखा दिया है और जो अपने भाई राजा शाहजमान के साथ सहानुभूति जता रहा है, जिसने खुद भी इसी तरह का भाग्य भोगा था। अपनी यात्रा के दौरान वे एक खूबसूरत महिला से मिलते हैं जिसे सबसे भयानक जिन ने बंदी बना रखा है।
महिला जिनको जगाने की धमकी देती है और इस तरह उन पर निश्चित मृत्यु का खतरा मंडराता है जब तक कि वे उसके साथ यौन संबंध नहीं बनाते। यह मुठभेड़ राजा शाहराय की महिलाओं के प्रति घृणा को पुष्ट करती है और उनके इस भ्रम की पुष्टि करती है कि महिलाओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जबकि उसका भाई पूरी तरह से महिलाओं से दूर रहने की कसम खाता है। हमारे मुख्य नायक शाहराय के दिमाग में एक और चौंकाने वाली भयावह योजना है। वह अपने राज्य में वापस चला जाता है और कसम खाता है कि वह देश की हर योग्य दुल्हन से शादी करेगा, लेकिन अगली सुबह उसे धोखा देने का मौका मिलने से पहले ही मार दिया जाता है। जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, राजा के पास जल्द ही शादी करने के लिए दुल्हनें खत्म हो जाती हैं और उसके ग्रैंड वजीर की बेटी शाहराजाद, जो कहानी सुनाने की अपनी आदत के कारण वह अपने पिता के तीखे विरोध के बावजूद राजा से शादी करने का फैसला करती है। हालांकि शाहराजाद के पास खुद एक योजना है। हर रात एक निश्चित समय पर वह अपनी छोटी बहन दुनियाजाद को शाही क्वार्टर में बुलाती है और नई रानी से आग्रह करती है कि वह अपनी एक प्रसिद्ध कहानी सुनाकर राजा और उसका मनोरंजन करे। फिर शाहराजाद अपनी प्रतिभा का अच्छा इस्तेमाल करती है, हर रात एक कहानी शुरू करती है, लेकिन भोर से पहले इसे कभी खत्म नहीं करती, जिससे राजा मंत्रमुग्ध हो जाता है और वह एक और रात के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाता है ताकि वह पता लगा सके कि कहानी का क्या हुआ। इसलिए जब भी वह एक कहानी खत्म करती है, कभी भी भोर से पहले नहीं, शाहराजाद निश्चित रूप से एक और समान रूप से आकर्षक कहानी शुरू करती है जो 1 या 2 रात तक चलती है। यह 1001 रात तक चलता रहता है जब तक कि आखिरकार राजा अपने व्यामोह से मुक्त नहीं हो जाता और फैसला करता है कि वह अपनी रानी को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता है। जब आदित्य ने अपनी बात खत्म की तो उसने देखा कि लगभग सभी कुलीन लोग और मेहमान उसकी ओर देख रहे थे। सबकी नज़रें उस पर टिकी थीं। आदित्य, तुमने ये कहाँ से सुना? सिल्वी ने पूछा। 100 साल से ज़्यादा उम्र होने के कारण सिल्वी के पास अनगिनत लोकप्रिय मिथक और कहानियाँ नहीं थीं, लेकिन उसने अरेबियन नाइट्स के बारे में कभी नहीं सुना। वास्तव में जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिला जो शुष्क सवाना महाद्वीप से था। उसने मुझे 1001 रातों की पूरी कहानी सुनाई। अरेबियन नाइट की कहानी आदित्य के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा थी। धरती पर यह कहानी मध्य पूर्व में बहुत लोकप्रिय है। पार्टी आधी रात तक जारी रही। आदित्य को कई तरह के लोगों से मिलने जुलने का मौका मिला। उनमें से ज़्यादातर रईस उसे थका हुआ छोड़कर चले गए। एक निश्चित समय के बाद लड़कियां थकी हुई महसूस करते हुए पार्टी से चली गईं। सिल्वी भी उनके साथ चली गई। ओलिविया, बियांका, नोरा और फ्लोरा सहित सभी महिलाएं एक जगह इकट्ठा हुईं और तरह तरह की बातें करने लगीं। जब पार्टी खत्म हुई तब तक रात के 1 बज चुके थे। लिली अपने परिवार को अलविदा कहते हुए रो पड़ी। सौभाग्य से नूह उसे सांत्वना देने के लिए वहां मौजूद था। योजक चिन्ह। आदित्य, आज रात हम राजमहल में सोएंगे। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुद तुम्हारे कमरे तक ले चलूंगा, आदित्य ने बियांका से कहा। आदित्य बियांका से कुछ कदम दूर चला गया। आदित्य, मैं तुमसे एक काम मांगना चाहता हूँ। बियांका ने चलना बंद कर दिया और आदित्य की ओर देखा। क्या है, माँ? मुझे पता है कि आपके पास पहले से ही जूलिया और रिया हैं। भविष्य में आपकी अन्य पत्नियां और रखेलें होंगी। कृपया मुझसे वादा करें कि आप कभी भी एलिसिया को नज़रअंदाज नहीं करेंगे या उसे दुखी नहीं करेंगे। मेरी बेटी आपके आसपास बहुत खुश दिखती है। आप ही उसकी खुशी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ सकते हैं। आदित्य ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चिंता मत करो माँ, भले ही मेरी 7 पत्नियां हो, मैं उन सभी के साथ समान व्यवहार करूंगा। यह मेरा आपसे वादा है। बियांका ने संतुष्ट मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। अगर संभव हो तो मैं जूलिया और रिया के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहूंगी। दोनों लड़कियां मेरी अपनी बेटियों की तरह हैं। दोनों बहुत ही कोमल और प्यारी हैं। बीती रात बियांका ने जूलिया और रिया से घंटों बात की। बातचीत से उसे पता चल गया कि दोनों देवियां किस तरह की लड़कियां हैं। माँ, अगर आप चाहें तो आप कभी भी राजधानी में मुझसे मिल सकती हैं। सिर्फ आप ही नहीं, ऑस्बर्न परिवार के सभी लोगों का मेरे साथ रहने के लिए स्वागत है। मुझे आप सभी का स्वागत करके बहुत खुशी होगी। फुफू, मैं तुम्हारी बातें याद रखूंगा। कौन जानता है कि शायद निकट भविष्य में मैं तुमसे मिलने आऊं। बियांका से बात करते हुए आदित्य जूलिया की माँ को याद किए बिना नहीं रह सका। दोनों देवियों की माँ बहुत दयालु और कोमल हैं। हालांकि एलिसिया की माँ ऐसी महिला है जो दूसरों को चिढ़ाना पसंद करती है। आप इस कमरे में सो सकते हैं। अब से यह कमरा आपके लिए आरक्षित रहेगा। माँ, आपका शुक्रिया। फुफू, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार तुम भी परिवार का हिस्सा हो। बियांका से अलग होने के बाद आदित्य अपने कमरे में चला गया। उसके बेडरूम में एक बड़ा बिस्तर, सोफा, मेज़ और 2 कुर्सियां थीं। बिना समय बर्बाद किए आदित्य ने अपना पहना हुआ किमोनो उतारना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने किमोनो उतारना समाप्त किया, जूलिया ने अचानक दरवाज़ा खोला। जूलिया ने अपनी आंखें चौड़ी करके देखा कि आदित्य पूरी तरह से नग्न है। राजकुमारी शर्मिंदगी से पलटी और बोली, तुम नंगी क्यों हो और इस कमरे में क्या कर रही हो? यह मेरा कमरा है। मैं कपड़े बदल रहा था। बस कपड़े पहन लो। जूलिया ने उसके नग्न शरीर को न देखने की पूरी कोशिश की। जूलिया आदित्य के चेहरे पर मुस्कान को नोटिस करने में विफल रही।
राजकुमारी को पता चले बिना ही आदित्य जूलिया के पीछे चला गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। क्या क्या कर रहे हो? जूलिया का पूरा शरीर कांप उठा जब आदित्य ने उसकी गर्दन को चूमना शुरू किया। आदित्य ने उसे कोई स्पष्टीकरण देने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर दरवाजे पर एक ताबीज़ रख दिया जिससे कोई भी इस कमरे से बाहर न जा सके। पत्नी, क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी कितनी सुंदर लग रही हो? आदित्य ने उसे बोलने का समय नहीं दिया और उसे चूम लिया। जूलिया को मना करने की हिम्मत नहीं रही और वह भी पलटकर जवाब देने लगी। उसने अपनी बाहें उसके गले में लपेट लीं। उस रात आदित्य ने जूलिया को चैन नहीं दिया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। ये खंड बहुत जल्द खत्म होने वाला है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 250 खंड का अंत। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 250 वॉल्यूम का अंत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जूलिया कहाँ है? क्या उसे हमारे साथ नहीं सोना चाहिए था? रिया ने पूछा जब उसने देखा कि जूलिया उनके साथ नहीं थी। वह आदित्य के साथ सोने गई होगी। एलिसिया पूरी स्थिति पर थोड़ा उदास महसूस करते हुए आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाए। जब से जूलिया और आदित्य ने एक साथ सोया और दोनों ने अपनी वर्जिनिटी खोई, उसने देखा कि वे दोनों करीब आ गए हैं। हालांकि एलिसिया जूलिया के लिए खुश थी, लेकिन उसका एक हिस्सा हर रात आदित्य की गर्मजोशी का अनुभव करना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे उसकी बहन करती थी। सांस। एलिसिया ने देखा कि प्रकृति की देवी नाराज दिख रही थी। पहले की तुलना में रिया धीरे धीरे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख रही थी। एलिसिया ने अपने कपड़े बदले और पजामा पहना। फिर वह बिस्तर के दूसरी तरफ लेट गई। कुछ देर तक दोनों में से कोई भी नहीं बोला। दोनों चुप रहीं। दोनों अपने अपने विचारों में खोई हुई थीं। करीब 10 मिनट की खामोशी के बाद एलिसिया ने रिया की तरफ देखा। रिया, क्या तुम्हें ज्ञान की देवी के बारे में कुछ पता चला है? आदित्य की 7 देवियों के साथ शादी की घोषणा के ठीक बाद ज्ञान की देवी गायब हो गई। कोई नहीं जानता कि क्या हुआ। सिर्फ उसका परिवार ही नहीं, उसके परिवार का हर एक व्यक्ति उस रात गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि क्या हुआ। कई लोगों ने ज्ञान की देवी या उसके परिवार के सदस्यों को खोजने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई भी उसे खोजने में कामयाब नहीं हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से एलिसिया देवी की खोज के लिए अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग कर रही है। पिछले 2.5 सालों से मैं उसे खोजने के लिए अपनी शक्ति और प्रभाव का पूरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारे सैनिकों ने सेलेस्टियल टेरन के हर एक इंच की तलाशी ली है, फिर भी मुझे उससे जुड़ी कोई चीज़ नहीं मिली है। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गायब हो गई है, लेकिन मुझे 100 और 10% यकीन है कि वह निश्चित रूप से सेलेस्टियल टेरन में नहीं आई है। तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम्हें कुछ मिला? रिया का सवाल सुनकर एलिसिया ने आंखें घुमाईं। मुझसे ऐसा बेवकूफ़ाना सवाल मत पूछो। अगर मुझे उससे जुड़ा कोई सुराग या कुछ भी मिल जाता तो मैं तुमसे ये सवाल नहीं पूछती। मैंने वेस्टर्निया महाद्वीप और डाइंग आइल महाद्वीप में उसे खोजने के लिए बहुत सारा पैसा और अपने दोनों गिल्ड का इस्तेमाल किया है। तुम अन्य देवियों से संपर्क क्यों नहीं करती और उनसे मदद क्यों नहीं मांगती? एल्फ राजकुमारी ने पूछा। शुरुआत में मैं ये भी नहीं जानता कि वासना की देवी कौन है। भले ही मैंने उसकी पहचान जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मैं ये भी नहीं बता सकता कि वह किस महाद्वीप में रहती है। वह रहस्य से भरी है। एक बात जो मैं उसके बारे में जानने में कामयाब रहा हूँ वह यह है कि वह इस दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे घातक हत्यारी है। रिया ने अपना सिर उठाया और एलिसिया की ओर देखा। एल्फ राजकुमारी अभी बहुत हैरान थी। तो तुम मुझे बता रहे हो कि वासना की देवी ने वास्तव में एक हत्यारा बनने का फैसला किया है? यहाँ रिया सोच रही थी कि वासना की देवी एक सक्कुबस है जिसके पास किसी भी प्राणी को आकर्षित करने की शक्ति थी। कोई भी हत्यारा नहीं, वह दुनिया की सबसे अच्छी हत्यारी है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी तकनीक बेजोड़ है। पिछली बार उसने एक सम्राट को भी मार डाला था जो एक शीर्ष 5वें क्रम का साधक था। सम्राट अपनी पत्नियों के साथ सो रहा था। देवी चुपके से अंदर आए और सम्राट की इतनी चुपचाप हत्या कर दी कि उसके बगल में सो रही उसकी पत्नियों को भी कुछ महसूस नहीं हुआ। अगली सुबह जब पत्नियां जागी तो वे सम्राट के मृत शरीर को देखकर भयभीत हो गईं। कोई भी 100% निश्चित नहीं है कि सम्राट की हत्या वास्तव में वासना की देवी द्वारा की गई थी। वास्तव में अधिकांश लोग सोचते हैं कि हत्या किसी और ने की थी, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह हत्या उसी ने की थी। कोई भी हत्यारे का पता नहीं लगा सका क्योंकि कोई सबूत या निशान पीछे नहीं छोड़ा गया था। दूसरों का क्या, मैं संगीत की देवी से मिल चुका हूँ, लेकिन वह बहुत समय पहले की बात है। मैंने सुना है कि वह यात्रा कर रही हैं। अगर मैं उनसे संपर्क करना चाहूँ तो मेरे पत्रों को उन तक पहुँचने में कुछ समय लगेगा। और जहाँ तक युद्ध की देवी का सवाल है, मैंने सुना है कि वह मुख्य महाद्वीप में 5वें क्रम की चोटी को तोड़ने की योजना बना रही हैं।
कौन जानता है कि इन दिनों में से किसी एक दिन वह आदित्य से मिलने भी आ सकती हैं। सभी देवियों में युद्ध की देवी सबसे शक्तिशाली है ना? तो फिर दूसरी सबसे शक्तिशाली कौन है? रिया सोचती रही कि शायद वह दूसरे नंबर पर आएगी। शायद वासना की देवी। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? रिया ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा। मुझे लगता है कि वासना की देवी युद्ध की देवी जितनी ही शक्तिशाली है। वासना की देवी एक शिखर 5वें क्रम के सम्राट को उसके अपने महल में मार डालने में सक्षम थी, जबकि वह अपनी पत्नियों से घिरा हुआ सो रहा था। क्या आपको लगता है कि इस तरह की असंभव उपलब्धि को पूरा करना किसी के द्वारा भी किया जा सकता है? अगर वे दोनों लड़ें तो युद्ध की देवी जीत जाएगी, लेकिन केवल तभी जब वह अपनी चालाक चालों पर नजर रखने में कामयाब हो जाए। आखिरकार हत्यारे अपने निर्णायक और तेज चालों के लिए जाने जाते हैं। धन की देवी के रूप में एलिसिया के पास मजबूत गणना क्षमता थी। अगर दोनों देवियां लड़ती हैं तो भले ही युद्ध की देवी जीत जाए, लेकिन वह जीत इतनी आसान नहीं होगी। यह एक कीमत के साथ आएगा। आप जानते हैं कि यदि आपने खेती पर उतना ही ध्यान दिया होता जितना आपने अपने व्यवसाय पर दिया, तो अब तक आप 5वें दर्जे के किसान बन चुके होते। जैसे आप प्रकृति से प्यार करते हैं, वैसे ही मुझे भी पैसा कमाना पसंद है। मेरे लिए खेती करना उबाऊ था। मुझे नियमित रूप से खेती करने का कोई उद्देश्य नजर नहीं आता था। लेकिन अब यह अलग है। उत्परिवर्ती अग्नि चींटियों के साथ लड़ाई ने उसे एहसास दिलाया कि वह उन आपातकालीन स्थितियों में कितनी कमजोर थी। रिया ने एलिसिया को बहुत देर तक देखा और फिर बोली, तुम बदल गई हो। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी, तुम एक ऐसी इंसान थी जो सिर्फ अपने बिजनेस और पैसे कमाने के बारे में सोचती थी। तुम्हारी भावनाओं को समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब ये बिल्कुल अलग है। आपका क्या? भले ही आपको इसका एहसास न हो, आप धीरे धीरे बदल रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है हम सब बदल रहे हैं। हाँ, ये सब उसी की वजह से है। दोनों लड़कियां आदित्य के बारे में सोचकर मुस्कुराईं। शुभ रात्रि एलिसिया। शुभ रात्रि रिया। योजक चिन्ह पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। योजक चिन्ह दुनिया के एक अलग हिस्से में, एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, एक ऐसी जगह जहां कोई भी साधारण इंसान जीवित नहीं रह पाता, एक ऐसी जगह जहां कोई नहीं पा सकता, वहां वासना की देवी फर्श पर बैठी थी और चुपचाप चांद को देख रही थी। दस्तक दस्तक, अंदर आइए। एक ठंडी बर्फीली आवाज सुनाई दी। क्लिक करें। दरवाजा खोला तो एक युवती दिखी जिसका चेहरा घूंघट में छिपा था और पूरा शरीर गहरे लाल रंग के लबादे में छिपा था। यहां तक कि उसके बाल भी लाल लबादे में छिपे हुए थे। महिला, हमें एक नया मिशन मिला है। क्लाइंट आपसे विशेष रूप से इस मिशन को पूरा करने का अनुरोध कर रहा है। युवती ने अपना सिर नीचे कर लिया। वह अपने नेता की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाई जो उससे 15 मीटर से अधिक दूर खिड़की के पास बैठा था। ग्राहक कौन है? वासना की देवी ने हड्डियां कंपा देने वाली आवाज में पूछा। ग्राहक डाइंग आइल महाद्वीप का एक अमीर आदमी है। ग्राहक 100 मिलियन शाही सोने के सिक्के देने को तैयार है। डाइंग आइल महाद्वीप का नाम सुनकर देवी 1 मिनट के लिए चुप हो गई। इस पूरे मिनट के दौरान युवती अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। वह वहीं खड़ी रही और उसकी निगाहें फर्श पर टिकी रहीं। देवी ने चांद की ओर देखा और एक खास व्यक्ति को याद किया जिसका उससे खास संबंध था। लक्ष्य कौन है? वासना की देवी ने पूछा। यह स्टारिन साम्राज्य का सम्राट है। जैसे ही युवती ने ये शब्द कहे, वासना की देवी से हत्या की अंतहीन मात्रा बाहर निकलने लगी। देवी की निजी दासी युवती हत्या की मंशा को संभाल नहीं पाए। वह अपने गले को पकड़ते हुए घुटनों के बल गिर गई। हत्या की भारी मंशा के कारण उसके लिए ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अचानक उसका पूरा शरीर भारी हो गया। उसे घुटन महसूस होने लगी। सौभाग्य से दासी के लिए देवी ने तुरंत खुद को शांत कर लिया। जैसे ही उसने अपनी हत्या की मंशा वापस ली, दासी खड़ी हो गई और ऐसा दिखावा करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। स्टारिन सम्राट के सिर की कीमत मात्र 100 मिलियन शाही सोने के सिक्के नहीं है। ग्राहक से कहो कि यदि वे स्टारिन सम्राट का सिर चाहते हैं तो उन्हें पहले भारी कीमत चुकानी होगी। जैसी आपकी इच्छा देवरानी। अगर और कुछ नहीं है तो मैं माफी मांगती हूँ। देवी को 90 डिग्री का प्रणाम करने के बाद दासी बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे बाहर चली गई। दासी के चले जाने के बाद देवी अकेली रह गईं। उनकी दासी ने कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर दी थीं जिन्हें देवी दफन करना चाहती थी। मैंने सुना है कि वह बदल गया है। दुर्भाग्य से, भले ही ग्राहक 100 बिलियन रॉयल गोल्ड कॉइन देने को तैयार हो, मैं उसे नहीं मार सकता, अन्यथा मैं और 6 अन्य व्यक्ति भी मर जाएंगे। इस अनुबंध ने आदित्य की जान बचाई। देवी ने एक बार फिर ऊपर देखा। चांद को देखते हुए देवी खुद को थोड़ा भ्रमित महसूस करने से नहीं रोक पाए। उसके भ्रम का स्रोत आदित्य है। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या करना है। यदि संभव हो तो देवी उन दोनों की आत्माओं को जोड़ने वाली रस्सी को काटकर खुद को मुक्त करना चाहती थी। उसके जैसे हत्यारे के लिए किसी दूसरी आत्मा से बंधे रहना सबसे घुटन भरी बात थी। उसे अपने ग्राहक के प्रस्तावों को भी अस्वीकार करना पड़ा। खैर, मुझे वहां जासूस भेजे हुए काफी समय हो गया है। अर्धचंद्र को देखते हुए देवी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा मरना अच्छा नहीं है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। अगली सुबह पूरे परिवार के साथ नाश्ता करने के बाद आदित्य ने ऑसबन परिवार को अलविदा कहने की तैयारी की।
मुझे लगता है कि अलविदा कहने का समय आ गया है। मैं समझ सकती हूँ कि आदित्य को घर पर महत्वपूर्ण काम है, लेकिन क्या तुम लड़कियाँ यहाँ थोड़ी देर और रुक सकती हो? एलिसिया की जैविक माँ बियांका को उन दो लड़कियों से अलग होने का दुख था जिन्हें वह अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी। जूलिया ने सबसे पहले जवाब दिया, आंटी, मैं आदित्य की मदद करना चाहती हूँ। अभी इस्तारिन साम्राज्य अपने विकास के चरण में है। मैं अपनी कीमिया कौशल से उसकी मदद करना चाहती हूँ। मैं भी आदित्य की मदद करना चाहती हूँ। वहाँ रहकर मैं अपनी साधना पर ध्यान देना चाहती हूँ। रिया आदित्य के साथ रहना चाहती थी। अगर वह यहाँ नहीं रहने वाला था तो वह भी यहाँ नहीं रहेगी। बियांका जूलिया और रिया दोनों के व्यक्तित्व को समझती थी, इसलिए वह उनके जवाब से हैरान नहीं हुई। वह उनसे इस तरह के जवाब की उम्मीद कर रही थी। सौभाग्य से एलिसिया डाइंग आइल महाद्वीप पर लौटने से पहले अपने परिवार के साथ कुछ और दिन या शायद कुछ हफ्ते बिताने की योजना बना रही थी। माँ, पिताजी और सभी का राजधानी में मुझसे मिलने के लिए स्वागत है। इस्तारिन साम्राज्य हमेशा आपके लिए खुला है। और नूह, तुम बहन लिली का अच्छे से ख्याल रखना। बेशक, मैं अपनी पत्नी की अच्छी देखभाल करूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य, याद है मैंने कल रात तुमसे क्या कहा था? अगर तुम्हें कभी किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक पूछ लेना। आदित्य ने कृतज्ञता भरी नज़र से अपना सिर हिलाया। आदित्य ने रॉनी द्वारा कहे गए शब्दों की सराहना की। रॉनी सिर्फ उसकी मदद करने के लिए ईथरल एम्पायर को अपने मेस में लाने को तैयार था। आदित्य के लिए यह बहुत मायने रखता था। वैसे, नोरा कहाँ है? मैंने उसे कल से नहीं देखा। आदित्य ने उसे पार्टी में भी नहीं देखा था। वह साधना कर रही है। उत्परिवर्ती अग्नि चींटियों के साथ घटना के बाद नोरा अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है, इसलिए वह एकांत में चली गई है। आपने मुझे जो निम्न श्रेणी का आत्मा पत्थर दिया था वह मैंने उसे दे दिया है। उस पत्थर के साथ वह थोड़े समय में और भी अधिक शक्तिशाली बन सकती है और ईथरियल साम्राज्य को एक और शक्तिशाली 5वें क्रम के साधक का समर्थन प्राप्त होगा। वर्तमान में ईथरियल साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया है। भले ही एलिसिया की बदौलत किसी भी पड़ोसी साम्राज्य ने युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन ये शांति हमेशा के लिए नहीं रहेगी। कई कुलीन सैनिकों और एक बुजुर्ग की मौत के बाद पीछे छोड़ी गई शक्ति की कमी को किसी को पूरा करना होगा। पिताजी, अगर आप चाहें तो मैं एक नौसिखिया 5वें क्रम का ड्रैगन भेज सकता हूं जो आपकी मदद करेगा। इससे अस्थायी रूप से कुछ हद तक कमी पूरी हो जाएगी और ईथरियल साम्राज्य को एक और शक्तिशाली शक्ति विकसित करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। आदित्य के पास इस कदम के पीछे कोई अतिरिक्त मकसद नहीं था। वह वास्तव में मदद करना चाहता था। आदित्य, इसकी ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपके प्रस्ताव की सराहना करता हूं, लेकिन ईथरियल साम्राज्य में अभी भी खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त ताकत है। लेकिन भविष्य में अगर हमें कभी आपकी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मुझे उम्मीद है कि आप हमें मना नहीं करेंगे। इस्तारिन साम्राज्य हमेशा हर विकट परिस्थिति में ईथरियल साम्राज्य की मदद करेगा। ये ड्रैगन सम्राट के शब्द हैं और मेरे शब्द ही मेरा वादा हैं। रॉनी ने संतुष्ट भाव से अपना सिर हिलाया। आदित्य, दादी को मत भूलना। जब भी तुम्हें समय मिले हमसे मिलने आना। मत भूलना कि यह जगह भी तुम्हारा घर है। ओलिविया को आदित्य से लगाव हो गया है। जब से वह चला गया है उसे उसकी याद आ रही है। अगर संभव हो तो वह चाहेगी कि वह हमेशा उनके साथ यहीं रहे। मैं करूंगा दादी। जूलिया और रिया, तुम लड़कियां जब चाहो यहाँ रहने आ जाओ। एक दिन मैं तुम दोनों के माता पिता से मिलना चाहूंगा और उनसे लंबी बातचीत करना चाहूंगा। जूलिया और रिया ने चेहरे पर मुस्कान के साथ बस सिर हिलाया। जूलिया, रिया, चलो। दोनों लड़कियों का हाथ थामकर आदित्य टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर चला गया। टेलीपोर्टेशन एरे से आदित्य और एलिसिया दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसी समय रून चक्र चमकने लगे, जिससे पता चला कि टेलीपोर्टेशन सरणी सक्रिय हो गई है। आदित्य के टेलीपोर्ट होने से ठीक पहले उसने एलिसिया को एक सौम्य मुस्कान के साथ देखा और कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आदित्य के जाने के बाद एलिसिया चुपचाप खड़ी रही। राजकुमारी को खुश करने के लिए ये शब्द ही काफ़ी थे। इस बीच परिवार के अन्य सदस्य एलिसिया को देखकर खुश हो रहे थे। बहन एलिसिया, लगता है तुम भाई आदित्य के प्यार में बहुत ज़्यादा पड़ गई हो। ये सुनते ही एलिसिया के गाल थोड़े लाल हो गए। जो भी हो, मुझे बहुत काम करना है। मैं सिल्वी से मिलने जाऊंगी। ये कहकर राजकुमारी चली गई। योजक चिन्ह दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। डाइंग आइल महाद्वीप के कुछ अन्य स्थानों पर एक बड़ी गोल मेज पर 3 आदमी बैठे थे। उनमें से एक आदमी उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य का प्रधानमंत्री इवान बेकर था और अन्य 2 क्लाउड अर्थ साम्राज्य और मिस्ट महासागर के सम्राट थे। इवान, जब आपने व्यक्तिगत रूप से हमें गठबंधन का पत्र दिया था तो पत्र में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य युद्ध जीतने के बाद हमें लाभ देने के लिए तैयार होगा। हालांकि न केवल आपका साम्राज्य बुरी तरह से हार गया, बल्कि हमारे 5वें क्रम के 2 साधकों और हमारे सैकड़ों हजारों सैनिकों को भी खो दिया। इवान, क्या आपको पता है कि हमने इस लड़ाई में कितना खो दिया है? इवान ने चुपचाप अपनी मुट्ठियां इतनी कस लीं कि उसके नाखून उसके मांस में धंस गए और खून बहने लगा। इवान हर बात से नाराज था। न केवल उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन सम्राट को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा, बल्कि उनके सम्राट सफ़ेद ड्रैगन राजा उस दिन से लापता हो गए हैं।
इवान ने व्हाइट ड्रैगन राजा की खोज के लिए पूरे महाद्वीप में अपनी सेनाएं भेजी हैं। उसने अपनी सेनाएं दूसरे महाद्वीपों में भी भेजीं, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी खोजबीन की हो, उन्हें इस बात का सुराग भी नहीं मिल पाया कि व्हाइट ड्रैगन सम्राट कहाँ गया था। इवान ने यह मानने से इनकार कर दिया कि व्हाइट ड्रैगन सम्राट जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का अपहरण किया जाएगा, लेकिन उसका एक हिस्सा दरारों से निकले विशालकाय काले सांप के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। भले ही उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसका एक बहुत छोटा हिस्सा ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि व्हाइट ड्रैगन राजा के गायब होने का कुछ संबंध काले सांप से है। लेकिन अगर काला सांप व्हाइट ड्रैगन सम्राट पर तब तक हमला नहीं कर सकता जब तक कि काला सांप अपनी साधना को शिखर 5वें क्रम तक कम नहीं कर देता। इवान के पास सम्राट के लिए कुछ और सवाल भी थे। उस दिन उसने देखा कि व्हाइट ड्रैगन किंग अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वे युद्ध हार गए या जीत गए। उसे तब भी कोई परवाह नहीं थी जब उसने अपने बेटे की मौत देखी। इतने सारे सवाल थे, लेकिन उन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। तुम क्या चाहते हो? इवान ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए पूछा। इवान मुश्किल से अपनी पीठ संभाल पा रहा था। केंद्रीय मैदानों में उनका बड़ा नुकसान, राजकुमार की मौत, व्हाइट ड्रैगन किंग का गायब होना और ये तथ्य कि स्टारिन साम्राज्य एक सप्ताह के भीतर पूरे दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने में कामयाब रहा, इन सभी कारकों ने पूरे साम्राज्य को दहशत में डाल दिया है। कुछ लोग तो ये भी अनुमान लगा रहे थे कि यह उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य का पतन था। जब लोगों को व्हाइट ड्रैगन किंग के गायब होने की खबर मिली तो अफरा तफरी मच गई। अपराध दर अचानक बढ़ गई, भ्रष्टाचार का स्तर बढ़ गया, सेना अव्यवस्थित हो गई थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्हाइट ड्रैगन किंग के बच्चों के बीच किसी तरह की बड़ी लड़ाई चल रही थी कि सिंहासन पर कौन बैठेगा। साथ ही दक्षिणी क्षेत्र में तनाव भी बढ़ रहा था। इवान और कई लोगों को डर था कि स्टारिन साम्राज्य यही नहीं रुकेगा। इसके बजाय राजा आदित्य व्हाइट ड्रैगन किंग की अनुपस्थिति का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे और साम्राज्य पर हमला करेंगे। ये भी सवाल था कि आदित्य ने ब्लैक ड्रैगन किंग को कैसे मार डाला। भले ही इवान इसे स्वीकार न करना चाहे, लेकिन ब्लैक ड्रैगन किंग व्हाइट ड्रैगन किंग से थोड़ा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। इन सभी कारकों ने प्रधानमंत्री को जगाए रखा है। काश मैं उस कमीने को खोज पाता जिसने ये खबर लीक की। इवान इस खबर को दबाना चाहता था, लेकिन किसी गद्दार ने खबर लीक कर दी। इवान को लगता है कि यह गद्दार शाही परिवार का ही कोई व्यक्ति है, लेकिन वह ठीक से नहीं बता सकता कि वह कौन था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। 3000 जोड़ अध्याय। मैंने सभी को उपहार स्वरूप थोड़ा लंबा अध्याय लिखा है। आप सभी ने मुझे जो सहयोग दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। आप सभी ने जो उपहार और गोल्डन टिकट भेजे हैं वे मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि मैं कितना आभारी महसूस करता हूँ। ये खंड 3 का अंत भी है। इस दौरान मुझे पता है कि मैंने गलतियाँ की हैं। मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मेरा मानना है कि मैं लगातार सुधार कर रहा हूँ और समय के साथ मेरी लेखन गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। यह अध्याय इस उपन्यास के भविष्य के बारे में संकेतों से भरा है। खास तौर पर सिल्वी और नोरा भविष्य में अपनी वापसी करने जा रहे हैं। सिल्वी के किरदार के साथ मेरी कुछ बड़ी योजनाएं हैं। इथरियल साम्राज्य की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले खंड में हम एक नए महाद्वीप की खोज करेंगे जो एक साथ नई चुनौतियों से भरा होगा। यह इस पुस्तक का अंतिम अध्याय है, इसीलिए मैंने इस अध्याय को बहुत बड़ा बनाया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।